नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज बिपिन चंद्रा की भारत का स्वतंत्रता संघर्ष श्रृंखला में हम अध्याय 22 सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-1931 पर एक गहरी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था स्वतंत्रता संग्राम में। बात शुरू होती है 1929 के लाहौर कांग्रेस सेशन से। हाँ, वो ऐतिहासिक सेशन जहां पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन लक्ष्य तो ठीक है, उसको पाना कैसे है, ये बड़ा सवाल था। सही कहा। तो वहीं पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी को, मतलब कार्यकारिणी समिति को, ये पूरी पावर दी गई कि वो सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा शुरू कर सकती है। और इसमें टैक्स न देना भी शामिल था, जो कि मतलब सीधी टक्कर थी ब्रिटिश सरकार से। हाँ बिल्कुल। और साथ ही ये भी कहा गया कि जो सदस्य लेजिस्लेचर वगैरह में हैं वो इस्तीफा दें। फिर फरवरी 1930 साबरमती आश्रम। जी, वहां वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। सारी पावर गांधी जी को दे दी गई। मतलब फुल ऑटोनॉमी कि आंदोलन कब, कहां, कैसे शुरू करना है, सब गांधी जी तय करेंगे। हाँ, और गांधी जी, जैसा बिपिन चंद्रा लिखते हैं, वो उस समय एक इफेक्टिव फॉर्मूला की तलाश में थे। कोई ऐसा मुद्दा जो सिर्फ शहरों तक या पढ़े लिखे लोगों तक ही न रह जाए। एग्जैक्टली। जो गांव-गांव तक पहुंचे, हर आदमी को लगे कि हाँ ये मेरी लड़ाई है। और इसी सोच के साथ उन्होंने 31 जनवरी 1930 को वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को वो 11 सूत्रीय अल्टीमेटम भेजा था। अच्छा, वो 11 मांगे जिसमें रुपए की एक्सचेंज रेट, नमक टैक्स, फौजी खर्च कम करना, ये सब शामिल था। हाँ, बहुत प्रैक्टिकल मांगे थी वो। लेकिन इरविन ने, खैर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। कोई तवज्जो ही नहीं दी। तो फिर गांधी जी के पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। बिल्कुल। सिवाय सिविल डिसोबीडियंस के। बिल्कुल। और यहीं पर एंट्री होती है उस चीज की जिसने पूरे आंदोलन को एक नई दिशा दी, नमक। फरवरी के आखिर तक गांधी जी का पूरा फोकस नमक पर आ गया था। लेकिन इतने सारे मुद्दे थे, आजादी, शोषण, तो फिर नमक ही क्यों? ये सवाल तो उठता है। बिल्कुल उठता है। और यहीं गांधी जी की स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस दिखती है। उनका वो मशहूर कोट है ना कि पानी के अलावा नमक जैसी कोई चीज नहीं है जिस पर टैक्स लगाकर राज्य, मतलब भूखे लाखों लोगों, बीमारों, अपाहिजों तक पहुंच सकता है। इसलिए ये टैक्स इंसान की कल्पना का सबसे अमानवीय पोल टैक्स है। मतलब ये हर किसी को छूता है। क्या गहरी बात है। मतलब नमक तो आज भी सोचे तो इसके बिना खाना अधूरा है। ये कोई लग्जरी नहीं, बेसिक जरूरत है, गरीब से गरीब की भी। सही कहा। बीमार हो, तंदुरुस्त हो, सबको चाहिए। और उस पर टैक्स, ये सीधे आम आदमी पर हमला था। कोई कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं, सीधी पेट से जुड़ी बात। हाँ, जैसे आज अगर सोचें कि दाल चावल पर भारी टैक्स लग जाए तो कैसा गुस्सा आएगा लोगों में। बिल्कुल। तो नमक ने इस मुद्दे को एकदम पर्सनल बना दिया, हर घर से जोड़ दिया। और इसी बैकग्राउंड में 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने वाइसराय इरविन को वो ऐतिहासिक चिट्ठी लिखी। ओह, वो चिट्ठी, वो तो सिर्फ एक चिट्ठी नहीं थी, वो तो एक तरह से पूरा चार्जशीट था ब्रिटिश रूल के खिलाफ। हाँ, उन्होंने उसमें बताया कि वो ब्रिटिश राज को अभिशाप, एक कर्स क्यों मानते हैं। उन्होंने लिखा कि कैसे इसने करोड़ों लोगों को प्रोग्रेसिव एक्सप्लॉयटेशन से गरीब बनाया है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो लगातार लोगों को निचोड़ रहा है। हाँ। और राजनीतिक गुलामी, सर्फडम में धकेल दिया है। और सिर्फ पॉलिटिकल या इकोनॉमिक नहीं, उन्होंने लिखा कि इसने हमारी संस्कृति की नींव खोखली कर दी है और हमें स्पिरिचुअली डिग्रेड किया है, आध्यात्मिक रूप से नीचा दिखाया है। ये तो बहुत बड़ा इल्जाम था। मतलब सिर्फ पैसा या पावर नहीं, आत्मा पर चोट की बात कर रहे थे वो। हाँ, ये एक मॉरल और स्पिरिचुअल क्रिटिसिज्म था। और फिर एक सच्चे सत्याग्रही की तरह उन्होंने अपने इरादे एकदम साफ बता दिए। वही सबसे अनोखी बात थी। लिखा कि इस महीने की 11 तारीख को मैं आश्रम के साथियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए निकलूंगा। सोचिए जरा, वाइसरॉय को एडवांस में बता रहे हैं कि हम आपका कानून तोड़ने आ रहे हैं। आज के जमाने में तो कोई सोच भी नहीं सकता। और ये भी लिखा कि आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन मेरे पीछे हजारों लाखों लोग ये काम जारी रखेंगे। और वो उस कानून के लिए सजा भुगतने को तैयार होंगे जो कभी कानून की किताब में होना ही नहीं चाहिए था। ये थी ट्रांसपेरेंसी, ये था नैतिक बल। डर का तो सवाल ही नहीं था। बिल्कुल नहीं। अब आते हैं दांडी मार्च पर। ये जो प्लान था, पहली नजर में बड़ा सीधा लगता है। कुछ लोग पैदल चलेंगे 240 मील और नमक बनाएंगे, इसमें क्या खास। हाँ, लेकिन जैसा सोर्स में कहा गया है, ये डिसेप्टिवली इनॉक्यूअस बट डेविस्टेटिंगली इफेक्टिव था। दिखने में मासूम
पर असर में खतरनाक। सही प्लान था। गांधी जी और साबरमती आश्रम के 78 चुने हुए साथी। और ये 78 लोग भी बहुत सोच समझ कर चुने गए थे। हाँ, मैंने पढ़ा था लगभग हर क्षेत्र, हर धर्म के लोग थे उसमें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, एक मिनी इंडिया जैसा। बिल्कुल, एक संदेश था कि ये लड़ाई सबकी है। तो ये लोग अहमदाबाद से निकलकर गुजरात के गांवों से होते हुए 24 दिन में 240 मील चलकर दांडी पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर समुद्र के किनारे से प्राकृतिक नमक उठाकर कानून तोड़ना था, क्योंकि कानूनन कोई भारतीय नमक बना नहीं सकता था। ये सरकार की मोनोपोली थी। हाँ, तो ये एक सिंबॉलिक लेकिन बहुत पावरफुल एक्ट ऑफ डिफाइंस था, सरकार के एकाधिकार को सीधी चुनौती। मार्च शुरू होने से पहले साबरमती में माहौल कैसा रहा होगा? हजारों लोग जमा हो गए थे। हाँ, हवा में एक अजीब सा करंट था, उम्मीद, जोश, शायद थोड़ी चिंता भी। गांधी जी रोज प्रार्थना सभा में लोगों को प्लान समझाते, निर्देश देते और बार बार एक ही बात पर जोर देते थे, अहिंसा, कंप्लीट नॉन वायलेंस। उन्होंने साफ कहा था कि सरकार लाठियां चलाएगी, गिरफ्तार करेगी, जुल्म भी कर सकती है, तैयार रहना होगा। बिल्कुल। और उनके निर्देश भी बड़े प्रैक्टिकल और वाइड रेंजिंग थे। कहा कि जहां मुमकिन हो नमक कानून तोड़ो, शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर पिकेटिंग करो, धरना दो। और ये भी कि अगर हिम्मत है तो लगान और दूसरे टैक्स देना बंद कर दो। वकीलों से कहा प्रैक्टिस छोड़ो, जनता से कहा अदालतों का बॉयकॉट करो, आपसी झगड़े पंचायतों में सुलझाओ। सरकारी कर्मचारियों से इस्तीफे की अपील की। ये तो मतलब पूरे सिस्टम को पैनलाइज करने का कॉल था। कितना बड़ा विजन था, एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई। लेकिन एक शर्त थी जिसे वो बार बार दोहराते थे, सत्य और अहिंसा। स्वराज पाने का यही एकमात्र रास्ता है, इस पर टिके रहना है। ये अहिंसा उनकी मजबूरी नहीं, ताकत थी। उन्होंने समझाया भी था कि ये काम कैसे करेगा। हाँ, वो उनका कैलकुलेशन वाला उदाहरण बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर भारत के 7 लाख गांवों से सिर्फ 10 लोग भी नमक कानून तोड़ने निकले तो कितने हो गए? 70 लाख। 70 लाख लोग। हाँ, तो सरकार क्या कर लेगी? क्या 70 लाख शांतिपूर्ण लोगों पर गोलियां चलाएगी? कितनों को जेल में डालेगी? जेलें भर जाएंगी, प्रशासन ठप हो जाएगा। बिल्कुल। ये स्ट्रैटेजी सरकार को मोरली और फिजिकली दोनों तरह से थका देने की थी। जैसे आजकल बड़े पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं तो सरकार कंफ्यूज हो जाती है ना कि करें क्या। सही बात है। और अहिंसा का एक और पहलू उन्होंने समझाया था। 10 मार्च को आश्रम की भीड़ से पूछा था कि आप लोग यहाँ बिना डरे कैसे आ गए? अगर मैंने हिंसक आंदोलन की बात की होती तो क्या सरकार मुझे खुला छोड़ती? उनका तर्क था कि हिंसक विद्रोह को तो कोई भी सरकार एक दिन बर्दाश्त नहीं करती, फौरन कुचल देती है, चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, रूस हो। लेकिन यहाँ सरकार पजल्ड एंड परप्लेक्स्ड है, हैरान परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस अजीब लड़ाई से कैसे निपटे। एकदम, न हथियार उठाने का बहाना मिल रहा है, न इग्नोर कर पा रहे हैं। अहिंसा ने ब्रिटिश सरकार की मिलिट्री और पुलिस पावर को काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया था। ये बहुत गहरी बात है। और फिर 12 मार्च 1930 वो दिन आ गया। हाँ, वो ऐतिहासिक मार्च शुरू हुआ। गांधी जी 61 साल की उम्र, हाथ में लाठी, अपने 78 साथियों के साथ दांडी की ओर चल पड़े। वो जो इमेज है ना, एक दुबला पतला आदमी लाठी के सहारे दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर दिया। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक यात्रा नहीं रही, एक नेशनल इवेंट बन गई। सही। खबरें तेजी से फैली। गांधी जी रोज कहीं रुकते, भाषण देते, हजारों लोग स्वागत करते, साथ चलते, रास्ते के गांव वाले घर सजाते, झंडे लगाते। और वो चरखा काटने वाली बात कि लोग उनके सम्मान में चरखा काटते थे, ये छोटी छोटी चीजें एक कलेक्टिव इमोशन पैदा कर रही थी। और इसका असर भी दिख रहा था। गुजरात में करीब 300 छोटे सरकारी अधिकारियों, मुखिया या पटेलों ने इस्तीफा दे दिया गांधी जी की अपील पर। ये बड़ी बात थी, मतलब मैसेज ग्रास रूट लेवल तक पहुंच रहा था। लोग तैयार थे अंग्रेजों का साथ छोड़ने को। हाँ, और अखबारों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जरिए ये खबर पूरे देश में फैल रही थी। ऐसा माहौल था जैसे पूरा देश सांस रोककर दांडी पहुंचने का इंतजार कर रहा हो, जैसे वर्ल्ड कप फाइनल का आखिरी ओवर। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और ये इंतजार खत्म हुआ 5 अप्रैल को, जब वो दांडी पहुंचे। और 6 अप्रैल की सुबह उन्होंने वो ऐतिहासिक काम किया। मुट्ठी भर नमक उठाया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिगुल बजा दिया। हाँ, और इसके बाद जो हुआ, जैसा बिपिन चंद्रा लिखते हैं, वो भारतीय इतिहास में अभूतपूर्व था। कंट्री वाइड मास पार्टिसिपेशन, ऐसी देशव्यापी जन भागीदारी पहले कभी नहीं देखी गई थी। असहयोग आंदोलन से भी ज्यादा। हाँ, उससे कहीं ज्यादा व्यापक और गहरा। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ था, इसकी तैयारी पहले से चल रही थी। अच्छा।
मतलब जब गांधी जी मार्च कर रहे थे तब बाकी जगह भी काम चल रहा था। बिल्कुल। पूरे देश में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता चुपचाप लगे हुए थे। नए मेंबर बनाना, वॉलंटियर्स तैयार करना, कांग्रेस कमेटियां बनाना, फंड जमा करना, राष्ट्रवादी संदेश फैलाना, ये सब चल रहा था। नमक सत्याग्रह कहाँ-कहाँ होगा इसकी जगहें तय हो रही थीं, वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग हो रही थी, मतलब पूरी लॉजिस्टिक्स ऑफ बैटल तैयार की जा रही थी। हाँ, ये एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट था। जैसे ही दांडी में सिग्नल मिला, पूरे देश में एक्शन शुरू हो गया। हर जगह। दक्षिण में तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने त्रिचनोपोली से वेदारण्यम तक लंबा मार्च किया। उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन उन्होंने पहले इतने वॉलंटियर तैयार कर दिए थे कि आंदोलन रुका नहीं। पश्चिम में मालाबार यानी आज के केरल में वायकॉम सत्याग्रह वाले के केलप्पन ने कालीकट से पय्यनूर तक मार्च लीड किया। पूरब में असम से सत्याग्रही पैदल चलकर बंगाल के नोआखली तट तक गए नमक बनाने। अरे बाप रे, कितना लंबा सफर। हाँ, आंध्र प्रदेश का तरीका और भी अलग था। वहां शिबिरम बनाए गए, मिलिट्री स्टाइल कैंप। ये सत्याग्रह के हेडक्वार्टर थे। जत्थे निकलते, गांव से गुजरते, तट पर जाते, नमक बनाते, लौटते हुए दूसरे गांवों से गुजरते। लगातार प्रचार। ये तो बहुत इफेक्टिव तरीका रहा होगा। और वो बात भी थी ना कि जब तक गांधी जी गिरफ्तार नहीं हुए थे तब तक लोकल लीडर्स का खूब फायदा उठा रहे थे। हाँ, वो लोगों में जोश भरने के लिए कहते थे, देखो सरकार गांधी जी से डर रही है, गिरफ्तार नहीं कर रही। और जब सत्याग्रह शुरू हुआ तो कहने लगे, सरकार तो गायब हो गई, छिप गई, अब तो गांधी सरकार आ गई। इससे तो लोगों का हौसला बहुत बढ़ गया होगा। बिल्कुल, मोराल बूस्टिंग थी ये। लेकिन सरकार डरी भले ही हो, चुप बैठने वाली नहीं थी। दमन शुरू हुआ। 14 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार हुए इलाहाबाद में। और उनकी गिरफ्तारी पर बड़े शहरों में प्रदर्शन हुए, मद्रास, कलकत्ता, कराची। हाँ, जबरदस्त प्रदर्शन, हड़तालें, पुलिस से झड़पें भी हुईं। लेकिन असली धमाका हुआ NWFP में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। पेशावर, खान अब्दुल गफ्फार खान वाला इलाका। एग्जैक्टली। 23 अप्रैल को वहां के बड़े नेताओं को, खासकर खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी कहते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बारे में थोड़ा और बताइए ना, खुदाई खिदमतगार। हाँ, गफ्फार खान सालों से पठानों के बीच सामाजिक सुधार और राजनीतिक चेतना का काम कर रहे थे। उन्होंने पश्तूनों का एक कमाल का डिसिप्लिन्ड नॉन वायलेंट संगठन बनाया था, खुदाई खिदमतगार, यानी ईश्वर के सेवक। ये लोग लाल कपड़े पहनते थे, इसलिए रेड शर्ट्स कहलाते थे। और गांधी जी के अहिंसा के पक्के फॉलोअर थे। बिल्कुल। तो जब पेशावर में नेताओं की गिरफ्तारी हुई, हजारों खुदाई खिदमतगार और आम लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन इतने जबरदस्त थे कि कुछ दिन के लिए शहर पर कार्यरत भीड़ का कंट्रोल हो गया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन गायब। और फिर वो घटना हुई जिसने सबको हिला दिया, सेना वाली। हाँ, सरकार ने सेना बुलाई। रॉयल गढ़वाल राइफल्स की 2 प्लाटून को हुक्म दिया गया कि निहत्थी भीड़ पर गोली चलाओ। और उन्होंने मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया। हिंदू गढ़वाली सैनिकों ने अपने ही देश के निहत्थे मुस्लिम पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया। ये तो ब्रिटिश राज के लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। सेना ही हुक्म मानने से इनकार कर दे। बहुत बड़ा। ये दिखाता था कि ये नेशनलिज्म की भावना, अपने लोगों के लिए सिंपैथी, अब सेना के अंदर भी घुस चुकी थी। ये उनके लिए सबसे बड़ा खतरे का सिग्नल था। अगर सेना ही साथ न दे तो राज कैसे चलेगा? सही बात। तो पेशावर की ये घटना, गढ़वाली सैनिकों का इनकार, ये इस आंदोलन की शुरुआती दौर की बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इसने दिखाया कि आंदोलन का असर कितना गहरा और व्यापक था। मतलब ये सिर्फ नमक बनाने या नारे लगाने तक नहीं था, ये लोगों की सोच, उनकी लॉयल्टी बदल रहा था। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत एक धमाके की तरह हुई। एक सिंपल सा मुद्दा, नमक, गांधी जी की स्ट्रैटेजी और संगठन की वजह से एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। और इसमें अभूतपूर्व संख्या में आम लोगों ने हिस्सा लिया, देश के कोने कोने से। और सरकार शुरू में वाकई हैरान परेशान थी। हाँ, ये विस्फोटक शुरुआत थी जिसने ब्रिटिश सरकार को सचमुच बैकफुट पर ला दिया था। संगठन, स्ट्रैटेजी, मास पार्टिसिपेशन और अहिंसा के हथियार ने इसे बहुत पावरफुल बना दिया। गांधी जी ने वाकई वो इफेक्टिव फॉर्मूला ढूंढ निकाला था। ये तो नमक सत्याग्रह और आंदोलन की विस्फोटक शुरुआत थी, जिसने ब्रिटिश सरकार को सचमुच हिलाकर रख दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस आंदोलन ने और क्या-क्या रूप लिए और इसका आगे क्या प्रभाव पड़ा।
ओके, चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, दांडी मार्च कैसे हुआ, लेकिन अब बात करते हैं कि भाई सरकार का रिस्पॉन्स क्या था और ये आंदोलन सिर्फ नमक तक ही नहीं रुका, कैसे फैला। बिल्कुल। और देखिए, सरकार का जो इनिशियल रिस्पॉन्स था ना, वो फ्रैंकली एक बड़ी मिसकैलकुलेशन थी। मिसकैलकुलेशन कैसे? हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि उन्हें लगा कि गांधी जी का ये नमक वाला आइडिया मतलब थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है। अच्छा, उनको लगा ये चलेगा नहीं। हाँ, उन्होंने सोचा कि दांडी मार्च शुरू तो होगा पर धीरे धीरे फिजल आउट कर जाएगा, लोग थक जाएंगे, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने शुरू में एक नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाई। सोचा इग्नोर करते हैं, अपने आप ही मामला ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन ये तो उनका गैम्बल था जो उल्टा पड़ गया। बुरी तरह उल्टा पड़ा। हाँ, क्योंकि हुआ ये कि जनता का रिस्पॉन्स तो जबरदस्त था। हाँ, वो तो हमने देखा ही। तो सरकार, एक सोर्स कहता है कि वो लिटरली पजल्ड एंड परप्लेक्स्ड थे, मतलब बिल्कुल चक्कर में पड़ गए थे कि अब करें क्या। एग्जैक्टली यही तो गांधी जी ने प्रिडिक्ट किया था। ये उनकी स्ट्रैटेजी का कोर एलिमेंट था। सरकार के लिए ये क्लासिक डैम्ड इफ यू डू डैम्ड इफ यू डोंट वाली सिचुएशन बन गई थी। मतलब करें तो फंसे, ना करें तो भी फंसे। बिल्कुल। अगर वो सोचिए नॉन वायलेंट सत्याग्रहियों पर जो सिर्फ नमक बना रहे थे या बेच रहे थे, अगर जबरदस्ती फोर्स यूज करते, लाठी चार्ज करते, अरेस्ट करते तो क्या होता? तो उनकी इमेज खराब होती दुनिया भर में। यही कि भाई ये पीसफुल लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं। Exactly. आजकल भी देखिए ना, कहीं कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो या किसानों का आंदोलन, अगर पुलिस थोड़ा भी हैवी हैंडेड हो जाती है तो कितना हंगामा होता है। प्रिसाइजली। मीडिया में, सोशल मीडिया पे सरकार की इमेज एकदम ब्रूटल एंटी पीपल एडमिनिस्ट्रेशन की बन जाती है। उनका वो जो एक मुखौटा था कि हम इंडिया में सिविलाइजिंग मिशन पर हैं, वो टूट जाता। और अगर वो कुछ ना करते, चुपचाप देखते रहते कि लोग कानून तोड़ रहे हैं, तो फिर उनकी अथॉरिटी का क्या? वो कैसे टिकती? लोगों के मन से डर ही निकल जाता कि सरकार का कानून भी कुछ होता है, मतलब इनका तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई भी उनके लॉस को चैलेंज कर सकता है। हाँ, ये तो अनार्की जैसी सिचुएशन हो जाती है उनके लिए। बिल्कुल। एक मद्रास के सिविलियन ऑफिशियल का कोट है सोर्स में, उसने सिचुएशन को परफेक्टली कैप्चर किया था। उसने कहा, अगर हम ज्यादा फोर्स यूज करेंगे तो कांग्रेस रिप्रेशन का शोर मचाएगी, और अगर हम कम करेंगे तो कांग्रेस विक्ट्री का जश्न मनाएगी। क्या बात है, दोनों तरफ से मुश्किल। हाँ, दोनों ही सूरत में ब्रिटिश सरकार की जो हेजमनी थी, वो जो एक मॉरल और पॉलिटिकल दबदबा था, लोगों के दिमाग पर कंट्रोल था, वो कमजोर हो रहा था। उनका मॉरल हाई ग्राउंड खत्म हो रहा था। उनके लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी ये। तो इस कंफ्यूजन और प्रेशर में सरकार ने आखिरकार एक्शन लिया, क्योंकि मूवमेंट तो तेजी से फैल रहा था, है ना। बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, हर जगह लोग नमक कानून तोड़ रहे थे। हाँ, प्रेशर बढ़ रहा था। गवर्नर्स, मिलिट्री ऑफिशियल्स सब कह रहे थे कि कुछ तो करो, कंट्रोल लो। और फिर 4 मई 1930 को वाइसरॉय ने गांधी जी की गिरफ्तारी के ऑर्डर दे दिए। इसका इमीडिएट ट्रिगर शायद गांधी जी का वो धरासना सॉल्ट वर्क्स पर रेड करने का प्लान था। हाँ बिल्कुल। गांधी जी ने अनाउंस कर दिया था कि वो अब धरासना जाकर बड़े स्केल पर नमक कानून तोड़ेंगे। लेकिन यहां सरकार ने अरेस्ट की टाइमिंग में एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया। ब्लंडर कैसे? आप सोचिए, ना तो उन्होंने शुरू में अरेस्ट किया जब दांडी मार्च स्टार्ट हो रहा था, तब शायद रोक देते तो मोमेंटम इतना बिल्ड ना होता, और ना ही उन्होंने इतना वेट किया कि मूवमेंट थोड़ा थक कर ठंडा पड़ जाए। उन्होंने गांधी जी को ऐसी स्टेज पर अरेस्ट किया जब मूवमेंट अपने पीक पर था, लोगों का जोश हाई था, पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा था। ओहो, तो अरेस्ट से मूवमेंट दबा नहीं हुआ और भड़क गया। हाँ बिल्कुल, आग में घी डालने वाली बात हो गई। इससे मूवमेंट को और ज्यादा जोश मिल गया, एक नई एनर्जी आ गई। गांधी जी की अरेस्ट एक रैलिंग पॉइंट बन गई। जैसे कॉलेज में होता है, लीडर को सस्पेंड कर दो तो प्रोटेस्ट और बढ़ जाता है। बिल्कुल वही बात, यहां भी वैसा ही हुआ। गिरफ्तारी के बाद फिर क्या हुआ? सोर्सेज तो बताते हैं कि प्रोटेस्ट की जैसे बाढ़ ही आ गई। हाँ बिल्कुल। बॉम्बे में तो इतनी बड़ी भीड़ सड़कों पर उतर आई कि पुलिस भी एक टाइम पर पीछे हट गई। हजारों टेक्सटाइल मिल वर्कर्स, रेलवे वर्कर्स सब इसमें शामिल हो गए। अच्छा। फॉरेन कपड़े के बॉयकॉट के सपोर्ट में कपड़ा व्यापारियों ने 6 दिन की हड़ताल कर दी। कलकत्ता और दिल्ली में भी क्लैशेस हुए, पुलिस ने फायरिंग भी की। लेकिन शायद सबसे फियर्स रिस्पॉन्स, सबसे तीव्र प्रतिक्रिया शोलापुर में देखने को मिली, महाराष्ट्र में शुरू हुई। और फिर उन्होंने बाकी लोगों के साथ मिलकर पहले तो शराब की दुकानें जला दी, फिर उन्होंने सरकारी अथॉरिटी के हर सिंबल पे अटैक किया। रेलवे स्टेशन, लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, सब पर हमला। बाप रे। कुछ दिन के लिए तो हालात ऐसे हो गए कि उन्होंने इफेक्टिवली शहर पर कब्जा करके एक तरह की पैरेलल गवर्नमेंट ही चला दी। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल खत्म। पैरेलल गवर्नमेंट मतलब अपनी सरकार चला दी। हाँ, एक तरह से लोग खुद ही अपने मामले देख रहे थे।
ये सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि 16 मई के बाद वहां मार्शल लॉ लगाना पड़ा। तब जाकर ब्रिटिश सरकार सिचुएशन को वापस कंट्रोल में ला पाई। इससे पता चलता है कि मूवमेंट कितना वाइड स्प्रेड और डीप रूटेड हो गया था। सिर्फ नमक तोड़ने तक ही बात नहीं थी। बिल्कुल, लोगों का गुस्सा और रेजिस्टेंस काफी गहरा था। ये तो हुई वायलेंस और एंगर की बात, लेकिन इसी दौरान नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का एक ऐसा एग्जाम्पल सामने आया जिसने शायद पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। 21 में धरासना सॉल्ट वर्क्स। हाँ, धरासना, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक डिफाइनिंग मोमेंट माना जाता है। गांधी जी तो अरेस्ट हो चुके थे, तो इसे लीड कौन कर रहा था? इसे लीड करने के लिए आगे आई सरोजिनी नायडू, जो कांग्रेस की पहली इंडियन वुमन प्रेसिडेंट थीं। उनके साथ थे इमाम साहब, गांधी जी के पुराने साथी साउथ अफ्रीका से, और गांधी जी के बेटे मनीलाल गांधी भी फ्रंटलाइन में थे। अच्छा, और कितने लोग थे? करीब 2000 सत्याग्रहियों का ग्रुप था, जो बिल्कुल शांति से, डिसिप्लिन तरीके से सॉल्ट वर्क्स की तरफ बढ़ रहा था। और वहां पुलिस ने क्या किया? जैसे ही वो पुलिस कॉर्डन के पास पहुंचे, जो सॉल्ट वर्क्स को प्रोटेक्ट कर रहा था, पुलिस ने अपने स्टील टिप्ड लाठियों से उन पर हमला कर दिया। सोर्सेस कहते हैं कि पुलिस ने जानबूझकर नॉन रेजिस्टिंग सत्याग्रहियों पर तब तक लाठियां बरसाईं जब तक वो गिर नहीं गए। ओह, और सत्याग्रहियों ने? सत्याग्रही बिल्कुल शांत खड़े रहे। किसी ने डिफेंस में अपना हाथ तक नहीं उठाया। ये इमेजिन करना भी मुश्किल है कि कैसे किया होगा उन्होंने ये। बिल्कुल। तो जो लोग घायल होते थे, उनका क्या होता था? उनके साथी वॉलंटियर्स उन्हें मेकशिफ्ट स्ट्रेचर्स पर उठाकर ले जाते थे, फर्स्ट एड देते थे, और जैसे ही एक लाइन हटती थी, उनकी जगह एक नया कॉलम, एक नई लाइन सत्याग्रहियों की आगे आ जाती थी। फिर पुलिस उन पे हमला करती थी। हाँ, फिर उन पर लाठियां बरसती, वो भी गिर जाते, उन्हें भी हटाया जाता, फिर तीसरा कॉलम, ये सिलसिला चलता रहा। बाप रे। एक सोर्स तो ये भी कहता है कि कुछ देर बाद लोग कॉर्डन तक चलकर जाने की बजाय वही शांति से बैठ जाते थे और पुलिस की मार का इंतजार करते थे। आप सोचिए किस लेवल का डिसिप्लिन और करेज रहा होगा। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस दिन गर्मी भी तो बहुत ज्यादा थी। हाँ, सोर्स कहता है सुबह 11 बजे तक छांव में भी टेम्परेचर 116 डिग्री फ़ारेनहाइट था, यानी लगभग 47 डिग्री सेल्सियस। इतनी गर्मी में ये सब झेलना। कितने लोग घायल हुए थे? उस दिन 320 लोग सीरियसली घायल हुए थे और 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। ओह, लेकिन इस ब्रूटैलिटी के बीच एक और इम्पॉर्टेंट चीज हुई है ना, वो अमेरिकन जर्नलिस्ट वाली बात। हाँ, वेब मिलर, वो वहां मौजूद थे और उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा उसको डिटेल में अपनी रिपोर्टिंग में लिखा, और उनकी रिपोर्ट्स दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में छपी। तो इससे क्या हुआ? इससे पहली बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को, आम लोगों को पता चला कि इंडिया में ग्राउंड पर क्या हो रहा है, ब्रिटिश रूल का असली चेहरा क्या है। ये सिर्फ सरकारी प्रोपेगेंडा नहीं था, ये एक आई विटनेस अकाउंट था। तो वेब मिलर की रिपोर्टिंग का बड़ा इम्पैक्ट हुआ होगा। बहुत ज्यादा। उनका एक फेमस कोट है जो सोर्सेज में मेंशन्ड है। अपने 18 साल की रिपोर्टिंग में 20 देशों में, जहां मैंने अनगिनत सिविल डिस्टर्बेंसेस, रायट्स, स्ट्रीट फाइट्स और रिबेलियंस देखे हैं, मैंने धरासना जैसे हैरोइंग सीन्स कभी नहीं देखे। बाप रे। इस रिपोर्ट ने दुनिया को दिखा दिया कि गांधी जी का नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस कोई कमजोरी या डरपोक लोगों का तरीका नहीं है। इसमें जबरदस्त हिम्मत, सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन चाहिए। ये एक जबरदस्त मॉरल विक्ट्री थी, भले ही फिजिकली सत्याग्रहियों ने कितनी तकलीफ सही हो। हाँ, इसने इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन को जरूर ब्रिटेन के खिलाफ किया होगा। बिल्कुल, इंडियन नेशनलिस्ट्स के फेवर में इन्फ्लुएंस किया। एक तरह से ये बिना हथियार के जीती गई प्रोपेगेंडा विक्ट्री थी। धरासना के इस नॉन वायलेंट हीरोइज्म ने तो जरूर और लोगों को इंस्पायर किया होगा फिर। हाँ, बिल्कुल। इसके बाद ये तरीका सॉल्ट वर्क्स पर शांति से रेड करना और पॉपुलर हो गया। लोग इससे इंस्पायर हुए। जैसे वदाला में, जो बॉम्बे का एक सबर्ब है, वहां 1 जून को लगभग 15,000 लोगों की भीड़ ने सॉल्ट वर्क्स पे रेड कर दी। 15,000 लोग? हाँ, पुलिस कॉर्डन तोड़ दिया, माउंटेड पुलिस ने चार्ज किया, लाठियां बरसाईं, लेकिन फिर भी लोग सिंबल्स के तौर पर थोड़ा नमक उठाकर ले गए। कर्नाटका में सनिकात्ता सॉल्ट वर्क्स पर 10,000 लोगों ने रेड की, उन्हें भी लाठियां और गोलियां खानी पड़े। और दूसरे रीजन्स में भी ये फैला? मद्रास, बंगाल, उड़ीसा? हाँ, हर जगह। मद्रास में नमक कानून तोड़ने पर पुलिस से बार-बार झड़पें हुई। एक इंसिडेंट में 23 अप्रैल को बीच पर एक प्रोटेस्ट मीटिंग पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोग मारे गए। फायरिंग भी हुई? हाँ, और इस घटना ने, सोर्सेस कहते हैं, पूरे शहर को रेशियल लाइंस पर बांट दिया, गोरे और काले के बीच। जो मॉडरेट इंडियंस थे, जो शायद अब तक कांग्रेस के मास एक्शन से थोड़ा अलग थे, वो भी इस पुलिस ब्रुटैलिटी के बाद गुस्से में नेशनलिस्ट के साथ आ गए।
आंध्र प्रदेश में गांव की औरतें मीलों चलकर जाती थीं, सिर्फ कानून तोड़ने के लिए, थोड़ा सा नमक लाने। बंगाल में जो पुराने गांधीयन आश्रम थे वो फिर से एक्टिव हो गए। शहरों से ढेर सारे वॉलंटियर्स आए और मिडनापोर जैसे कोस्टल एरियाज में एक पावरफुल सॉल्ट सत्याग्रह चलता रहा। उड़ीसा में बालासोर, पुरी और कटक डिस्ट्रिक्ट्स इल्लीगल नमक बनाने के बड़े एक्टिव सेंटर्स बने रहे। तो मतलब नमक जो इतनी कॉमन रोजमर्रा की चीज है, वो एक इतना पावरफुल सिंबल बन गया जिसने पूरे देश में लोगों को ब्रिटिश कानून को ओपनली चैलेंज करने के लिए मोबिलाइज कर दिया। बिल्कुल सही। एक छोटा सा नमक का दाना इतनी बड़ी पॉलिटिकल वेव क्रिएट कर गया। लेकिन जैसा मैंने कहा, नमक सत्याग्रह तो बस एक कैटलिस्ट था। एक चिंगारी थी। हाँ, एक चिंगारी थी, एक मैच स्टिक जिसने आग लगा दी। लेकिन इस आग के फैलने के लिए जमीन पहले से तैयार थी, और इसके साथ साथ सिविल डिसोबीडियंस के कई और फॉर्म्स भी डेवलप हुए। अच्छा, जैसे कि नमक के अलावा और क्या हो रहा था? गांधी जी ने अरेस्ट से पहले ही लोगों से अपील की थी कि 2 चीजों का जोरदार बॉयकॉट करें, विदेशी कपड़ा और शराब। हाँ, बॉयकॉट मूवमेंट। और उन्होंने खास तौर पर महिलाओं से कहा था कि इस बॉयकॉट मूवमेंट में लीडिंग रोल लें। हाँ, उनका वो फेमस कोट भी है ना कि औरत को कमजोर सेक्स कहना तो लाइबल है, ये मर्द का औरत पर अन्याय है। बिल्कुल। और 1930 में भारत की महिलाओं ने ये प्रूव कर दिया कि वो हिम्मत, स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन में किसी से कम नहीं है। ये एस्पेक्ट तो वाकई बहुत रिमार्केबल है। हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि वो औरतें जो शायद पहले कभी घर की दहलीज से अकेले बाहर नहीं निकली थीं, जो पर्दे में रहती थीं, यंग मदर्स जिनके छोटे बच्चे थे, विडोज, अनमैरिड लड़कियां, ये सब इस आंदोलन में कूद पड़ी। क्या करती थी वो? सुबह से शाम तक ये औरतें शराब की दुकानों, अफीम के अड्डों, ओपियम डेंस और विदेशी कपड़े बेचने वाले स्टोर्स के बाहर शांति से खड़ी रहती थीं, पिकेट करती थीं। पिकेट करना मतलब? धरने जैसा। हाँ, मतलब शांति से दुकान के बाहर खड़े होकर कस्टमर्स और दुकानदार को रिक्वेस्ट करना कि वो ना खरीदें, ना बेचें। बिल्कुल चुपचाप, लेकिन फर्म तरीके से। आप इमेजिन कीजिए वो सीन। आज के जमाने में भी ये कितना पावरफुल इमेज है। सही बात है। उस जमाने में 1930s में ये एक मैसिव सोशल रेवोल्यूशन से कम नहीं था। पहली बार इतने बड़े स्केल पर औरतें पब्लिक पॉलिटिकल लाइफ में पार्टिसिपेट कर रही थीं। ये एक बहुत बड़ा सोशल शिफ्ट था। हाँ, आज भी हम देखते हैं कोई भी बड़ा सोशल मूवमेंट हो, महिलाओं की पार्टिसिपेशन कितनी क्रूशियल होती है। और ये सोचना कि वो औरतें घर की सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ ये कर रही थीं, अनबिलीवेबल हिम्मत और कमिटमेंट था। और महिलाओं के अलावा स्टूडेंट्स और यूथ ने भी विदेशी कपड़े और दूसरी विदेशी चीजों के बॉयकॉट में बहुत बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया। कॉलेजेस, स्कूल्स में भी इसका असर देखा। सोर्स में बॉम्बे का एग्जाम्पल दिया है कि ये बॉयकॉट कितना ऑर्गेनाइज था, सिर्फ इमोशनल अपील नहीं थी। नहीं, पूरा स्ट्रक्चर था। रेगुलर कांग्रेस सेंट्रीज यानी वॉलंटियर्स बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स में तैनात रहते थे। उनका काम था ये मॉनिटर करना कि ट्रेडर्स और डीलर्स विदेशी कपड़ों का बॉयकॉट फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अच्छा, निगरानी रखते थे। हाँ, और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, ट्रेडर्स एसोसिएशंस और कमर्शियल बॉडीज खुद भी इसमें एक्टिव थे, अपने मेंबर्स पर प्रेशर बनाते थे। ट्रेडर्स खुद भी शामिल थे? हाँ, बहुत सारे। कई मिल ओनर्स ने विदेशी धागा यूज करने से मना कर दिया और ये प्लेज लिया कि वो ऐसा मोटा कपड़ा नहीं बनाएंगे जो खादी से कम्पीट करे, ताकि खादी की सेल बढ़े। अरे वाह! और अगर कोई ट्रेडर नहीं मानता था बॉयकॉट तो उस पर कई तरह के प्रेशर आते थे। उनकी अपनी एसोसिएशंस उन पर फाइन लगाती थी। उनका सोशल बॉयकॉट होता था, मतलब समाज से बहिष्कृत करना। कोई उनसे रिश्ता नहीं रखता था, शादी ब्याह में नहीं बुलाते थे। सोशल बॉयकॉट, ये तो काफी सीरियस होता है। हाँ, कांग्रेस उन्हें ब्लैकलिस्ट करती थी और उनकी दुकानों पर पिकेटिंग तो होती ही थी। एकदम सिस्टमैटिक तरीके से ये बॉयकॉट चलाया गया। और शराब बॉयकॉट, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? इसका असर तो सीधा सरकार की कमाई पर पड़ा होगा। बिल्कुल। एक्साइज ड्यूटी से सरकार को जो रेवेन्यू आता था वो एकदम क्रैश हो गया। ये सरकार के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल ब्लो था। अच्छा। एक नया तरीका भी पॉपुलर हुआ था इस दौरान, ताड़ी के पेड़ों के सिर काट देना। ताड़ी एक लोकल अल्कोहलिक ड्रिंक है जो ताड़ के पेड़ से निकलती है। तो लोग पेड़ों के ऊपर का हिस्सा काट देते थे जिससे ताड़ी ना निकल सके। इंटरेस्टिंग। लेकिन ये लिकर और ड्रग्स का बॉयकॉट इतना सक्सेसफुल क्यों रहा? क्या इसका कोई कल्चरल कनेक्शन भी था? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी सोसाइटी में एब्स्टिनेंस यानी नशे से परहेजगारी को हमेशा से एक वर्च्यू, एक अच्छाई माना गया है, रिस्पेक्टेबिलिटी का सिंबल माना गया है। हाँ, ये बात तो है। आज भी देखिए, जो लोग शराब नहीं पीते उन्हें कई सर्कल्स में ज्यादा रिस्पेक्टेबल समझा जाता है।
सोच कहता है कि इसकी गहराई इस बात से पता चलती है कि उस समय जो लोअर कास्ट हायरार्की में ऊपर आने की कोशिश करते थे, संस्कृताइजेशन जिसे कहते हैं, वो अक्सर शराब छोड़कर और नॉनवेज खाना बंद करके अपना सोशल स्टेटस बढ़ाने की कोशिश करते थे, ये दिखाने के लिए कि वो साफ सुथरे हो गए हैं। अच्छा, तो मतलब ये बॉयकॉट सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक तरह से पर्सनल और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से भी जुड़ गया था। एग्जैक्टली। इसने पॉलिटिकल एक्शन को एक मॉरल डायमेंशन दे दिया। लोग सिर्फ ब्रिटिश रूल के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, वो अपने आप को, अपने समाज को भी सुधारने की कोशिश कर रहे थे, गांधी जी के आइडियल्स के अकॉर्डिंग। इस वजह से इस बॉयकॉट को इतनी वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस और पार्टिसिपेशन मिली। कमाल है। तो हमने देखा कि कैसे सरकार शुरू में उलझन में थी, फिर गांधी जी की गिरफ्तारी ने मूवमेंट को और भड़का दिया। धरसना में नॉन वायलेंट हीरोइज्म की एक अनोखी मिसाल पेश हुई जिसने दुनिया को हिलाया। और फिर ये आंदोलन सिर्फ नमक तक नहीं रुका, बल्कि विदेशी कपड़ों और शराब के बॉयकॉट के जरिए एक मल्टीफेसेटेड मास मूवमेंट बन गया, जिसमें समाज के हर तबके ने, खासकर महिलाओं ने, अनप्रेसिडेंटेड तरीके से पार्टिसिपेट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। पिछली बार हमने सॉल्ट मार्च की बात की थी, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वो सिर्फ नमक तक ही तो नहीं था, है ना? वो तो एक सिंबल था, एक शुरुआत। हाँ बिल्कुल, वो तो बस एक चिंगारी थी। असली कहानी तो पूरे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग शक्लों में चल रही थी। वही मैं कह रहा था, ये सिर्फ समुद्र तटों तक सीमित नहीं था, देश के अंदरूनी हिस्सों में क्या हो रहा था। हाँ, आज हम उसी पर बात करेंगे। जैसे पूर्वी भारत है, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, असम, हर जगह लोगों ने अपने लोकल इश्यूज को, अपनी तकलीफों को इस बड़े मूवमेंट से जोड़ा। अच्छा, जैसे बिहार में चौकीदारा टैक्स का विरोध हुआ, गुजरात में लोगों ने लगान देने से मना कर दिया, कहीं जंगल के कानून तोड़े गए, कई स्टूडेंट्स ने मोर्चा संभाला। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में, चौकीदारा टैक्स वाला। फिर वो यूपी में नो रेवेन्यू नो रेंट वाला मामला भी था। ये सब कैसे हुआ? बिल्कुल, और साथ में ये भी देखेंगे कि भाई सरकार का रिएक्शन क्या था, वो सख्ती कर रही थी या कंफ्यूज थी, और कैसे ये सब होते होते बात गांधी ऑर्विन पैक्ट तक पहुंची। तो एक तरह से कहानी के अगले चैप्टर्स हैं ये। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पूर्वी भारत से। बिहार, बंगाल, यहाँ ये एंटी चौकीदारा टैक्स आंदोलन का जिक्र आता है। पहले तो ये बताइए, ये चौकीदारा टैक्स था क्या भला, और ये चौकीदार इतने अनपॉपुलर क्यों थे भाई? देखिए, नाम तो चौकीदार था, सुनने में लगता है कि गांव की रखवाली करते होंगे। ऑफिशियली वो गांव की छोटी पुलिस फोर्स के हेल्पर जैसे थे। हाँ, मदद के लिए। पर असल में वो सरकार के लिए आंख कान का काम करते थे, मतलब स्पाइज थे एक तरह के। और इतना ही नहीं, अक्सर वो लोकल जमींदारों के लिए भी काम करते थे, उनके मसल पावर जैसे, या चमचे कह लीजिए। ओहो, मतलब डबल ड्यूटी, सरकार के भी आदमी और जमींदार के भी। तो गांव वालों के लिए तो मुसीबत ही थे। इस्तेमाल होते थे, इसीलिए लोगों में इनके खिलाफ काफी गुस्सा था। समझ गया। तो बिहार में ये आंदोलन कैसे शुरू हुआ? वहां तो समुद्र है नहीं, तो नमक वाला मुद्दा कैसे जुड़ता? सही पॉइंट है। बिहार लैंडलॉक्ड है, तो वहां नमक कानून तोड़ना उतना प्रैक्टिकल नहीं था। तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ, मई 1930 आते आते, वहां के लोगों ने इस चौकीदारा टैक्स को ही अपना निशाना बनाया। अच्छा, मतलब लोकल मुद्दे को नेशनल मूवमेंट से जोड़ दिया। हाँ, मुंगेर, सारंग, भागलपुर, इन सब जिलों में लोगों ने साफ मना कर दिया, हम ये टैक्स नहीं देंगे। और चौकीदारों से क्या कहा? उनसे कहा गया कि भाई इस्तीफा दो, और जो आसानी से नहीं माने उनका किया गया सोशल बॉयकॉट। सोशल बॉयकॉट उस जमाने में कैसे करते थे? अरे, उस जमाने का सोशल बॉयकॉट मतलब बहुत सीरियस चीज थी। गांव में हुक्का पानी बंद कर देना, मतलब कोई उनसे बात नहीं करेगा, ना ही उनके बाल नहीं काटेगा, धोबी कपड़े नहीं धोएगा, कोई उनकी मदद नहीं करेगा, एकदम समाज से बाहर। बाप रे, आज के जमाने के कैंसल कल्चर से भी ज्यादा खतरनाक लगता है ये तो। हाँ बिल्कुल, एकदम अलग थलग कर देना। तो सरकार ने क्या किया? चुपचाप देखती रही ये सब? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार का रिस्पॉन्स तो बहुत ही सख्त, बल्कि क्रूर कहूंगी मैं। आप सोचिए, कुछ रुपए का टैक्स न देने पर लोगों की हजारों रुपए की संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। क्या मतलब, मान लीजिए 5 रुपए टैक्स है तो 1000 का सामान ले गए, ये कैसा हिसाब है? हाँ बिल्कुल, यही होता था। मारपीट आम थी, यहाँ तक कि टॉर्चर की खबरें भी आती थीं। मतलब पूरी तरह डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स था। टैक्स वसूली के नाम पर ज्यादती हो रही थी। ये तो सरासर जुल्म है।
कोई खास घटना हुई इस दौरान? इंटर बन गया था। पुलिस को लगा कि आश्रम बंद कर देंगे तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन अक्सर होता उल्टा है। बिल्कुल, यहाँ भी वही हुआ। हाँ। इस कब्जे के विरोध में रोज आश्रम के बाहर प्रदर्शन होने लगे। बात बढ़ी तो पटना से राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी जैसे बड़े नेता भी पहुंचे। भारी भीड़ जमा हुई। फिर क्या हुआ? पुलिस ने उस भीड़ पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया। खबरों के मुताबिक राजेंद्र प्रसाद जी को भी काफी चोटें आई थी उस लाठीचार्ज में। लेकिन जैसा आपने कहा, रिप्रेशन से तो आंदोलन और मजबूत होता है। हाँ, यहाँ भी बिल्कुल यही हुआ। इस लाठीचार्ज और जुल्म ने लोगों का हौसला तोड़ा नहीं, बल्कि और बढ़ा दिया। राष्ट्रवादियों की ताकत बढ़ी और हालत ये हो गई कि कई गांव में पुलिस का घुसना तक मुश्किल हो गया। जबरदस्त नॉन कॉपरेशन था ये ग्राउंड लेवल पर। सोचकर ही लगता है कैसा माहौल रहा होगा। गांव वाले एकजुट और पुलिस बाहर। अच्छा, और बंगाल में क्या चल रहा था? बंगाल में भी देखिए, जैसे ही मॉनसून आया, नमक बनाना तो मुश्किल हो गया, तो वहां भी आंदोलन का फोकस शिफ्ट हो गया एंटी चौकीदारा और एंटी यूनियन बोर्ड टैक्स पर। यूनियन बोर्ड भी एक तरह का लोकल टैक्स सिस्टम था। कहानी वैसी रही होगी, टैक्स न देना, जब्ती। हाँ, बिल्कुल वैसी ही। टैक्स देने से इनकार, फिर सरकारी जब्ती, लोगों की संपत्ति का नुकसान। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि बहुत से लोगों को पुलिस के डर से कई कई दिनों तक पास के जंगलों में छिपकर रहना पड़ा। आप सोचिए वो हार्डशिप, बारिश का मौसम, घर बार नहीं, जंगल में छिपे हुए। वाकई बहुत मुश्किल समय रहा होगा। चलिए अब गुजरात चलते हैं। खेड़ा, बारडोली, जंबूसर, ये नाम तो पहले भी किसान आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सरदार पटेल का गढ़ रहा है ये इलाका। यहाँ सिविल डिसोबीडियंस का मुख्य रूप था लगान बंदी आंदोलन, मतलब लैंड रेवेन्यू नहीं देना है सरकार को। और यहाँ का तरीका भी कुछ अलग था, सुनने में आया है। हाँ, बहुत अनोखा। यहाँ हजारों गांव वाले अपने पूरे परिवार, मवेशियों और जो भी जरूरी घर का सामान ले जा सकते थे, उसे लेकर ब्रिटिश इंडिया की सीमा पार कर गए। सीमा पार कर गए? कहाँ? पड़ोस की जो रियासतें थीं, जैसे बड़ौदा स्टेट, वहां चले गए और महीनों तक उन रियासतों की जमीन पर खुले खेतों में कैंप लगा कर रहे। अरे, ये तो एक तरह का मास एक्सोडस हुआ, मतलब पॉलिटिकल माइग्रेशन जैसा कुछ। बिल्कुल, आप ऐसे राजनीतिक हिजरत कह सकती हैं। हाँ। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, महीनों तक ये लोग बाहर रहे। सोचिए, पूरा का पूरा गांव उठकर कहीं और खेतों में तंबू लगाकर रह रहा है। और पीछे जो घर जमीन छोड़ाए थे, उसका क्या हुआ? पीछे ब्रिटिश पुलिस और अधिकारियों ने कहर बरपाया। जो घर खाली मिले उन्हें तोड़ा गया, सामान या तो लूट लिया गया या नष्ट कर दिया गया, जमीनें जब्त कर ली गईं। मकसद यही था कि इन लोगों का हौसला टूटे और ये वापस आकर लगान भर दें। मतलब हर तरह से दबाव डालने की कोशिश। हाँ, और जुल्म की हद देखिए। एक किस्सा सरदार पटेल की माँ का है। वो उस वक्त करीब 80 साल की थीं, अपने गांव करमसद में थीं। पुलिस उनके घर भी पहुंची। वो शायद खाना बना रही थी। लेकिन जी 80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ क्या किया पुलिस ने? उनके खाना पकाने के बर्तन फेंक दिए। ओह! उनमें मिट्टी का तेल और पत्थर भर दिए। आप सोचिए ये कितना पर्सनल, कितना ह्यूमिलिएटिंग रहा होगा। ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये लोगों को व्यक्तिगत तौर पर जलील करने की कोशिश थी। सुनकर ही सहरन होती है। वल्लभ भाई पटेल कहाँ थे इस सब के दौरान? वल्लभ भाई पटेल 1930 में कई बार गिरफ्तार हुए और रिहा हुए। जब भी वो जेल से बाहर आते थे, सीधा अपने लोगों के बीच पहुंचते थे। उनका हौसला बढ़ाते थे, उनको हिम्मत देते थे कि डटे रहो। उनका लीडरशिप रोल बहुत क्रूशियल था यहाँ। लेकिन ये लोग कब तक ऐसे बाहर रह पाए? संसाधन भी तो खत्म होते होंगे। बिल्कुल, संसाधन सीमित थे। लोगों के पास जो थोड़ा बहुत पैसा, अनाज था, वो खत्म होने लगा। थकान हावी होने लगी। खुले में रहना, मौसम की मार, बीमारियां, आसान नहीं था बिल्कुल। लेकिन कमाल की बात देखिए, इतनी मुश्किलों के बावजूद ये लोग मार्च 1931 तक डटे रहे। मार्च 1931? हाँ, जब तक वो समझौता नहीं हो गया। हाँ, जब तक गांधी इरविन पैक्ट नहीं हो गया। समझौता होने के बाद ही ये लोग अपने तबाह हुए घरों और जब्त हुई जमीनों पर वापस लौटे। अमेजिंग रेजिलियंस थी लोगों में, कमाल का जज्बा था। सच में कमाल की सहन शक्ति। अच्छा, अब महाराष्ट्र, कर्नाटक और सेंट्रल प्रोविंस की तरफ चलते हैं। यहाँ जंगल कानूनों का उल्लंघन ये एक बड़ा मुद्दा बना। ऐसा क्यों? देखिए, इन इलाकों में, खासकर सेंट्रल प्रोविंस और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, बड़ी आदिवासी आबादी रहती है और जंगल वो उनकी जिंदगी का आधार थे।
उनकी पूरी इकोनॉमी, कल्चर सब कुछ जंगल से जुड़ा था। हाँ, आज भी ये मुद्दे उठते हैं आदिवासी राइट्स और फॉरेस्ट लॉज को लेकर। बिल्कुल, ये संघर्ष बहुत पुराना है। ब्रिटिश सरकार ने जो फॉरेस्ट लॉज बनाए थे, उन्होंने आदिवासियों के जंगल पर पारंपरिक अधिकार छीन लिए थे। लकड़ी काटना, मवेशी चराना, जंगल से कंदमूल फल इकट्ठा करना, इन सब पर पाबंदियां लग गई थीं। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान उन्होंने इन्हीं कानूनों को तोड़ने का फैसला किया। हाँ, उनके लिए ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतिरोध दिखाने का ये सबसे सीधा और स्वाभाविक तरीका था। तो उन्होंने बड़े पैमाने पर इन जंगल कानूनों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। कितना बड़ा पैमाना था ये? कितने लोग शामिल होते थे? ये बहुत बड़े पैमाने पर था। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई बार जंगल कानून तोड़ने वाली भीड़ 70,000 या उससे भी ज्यादा लोगों की होती थी। 70,000? बाप रे, ये तो जबरदस्त मोबिलाइजेशन है। हाँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये मास प्रोटेस्ट था जंगल सत्याग्रह का। वाकई जबरदस्त। अब असम की बात करते हैं। वहां स्टूडेंट्स का क्या मामला था? कनिंघम सर्कुलर का जिक्र आता है। हाँ, असम में छात्रों ने कमान संभाली हुई थी। वहां सरकार ने एक सर्कुलर निकाला था जिसे कनिंघम सर्कुलर कहते थे। बड़ा बदनाम हुआ ये। क्या था इसमें ऐसा? इसके तहत छात्रों को और उनके पेरेंट्स या गार्डियंस को लिखकर देना पड़ता था कि छात्र गुड बिहेवियर रखेंगे। गुड बिहेवियर मतलब सीधा था, किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगे। सरकार स्टूडेंट्स को आंदोलन से दूर रखना चाहती थी। जैसे आजकल भी होता है ना, कैंपस में ये मत करो, वो मत करो। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स ने क्या किया? स्टूडेंट्स ने इसका जोरदार विरोध किया। उन्होंने इसे अपनी एकेडमिक और पर्सनल फ्रीडम पर हमला माना और इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। अच्छा, अब आते हैं यूपी पर, यानी यूनाइटेड प्रोविंसेस। यहाँ कहानी थोड़ी अलग थी। नो रेवेन्यू नो रेंट कैंपेन। ये क्या चक्कर था? हाँ, यूपी में कांग्रेस ने एक डबल स्ट्रैटेजी सोची थी। एक तरफ नो रेवेन्यू, मतलब जमींदार सरकार को लगान देना बंद करें, और दूसरी तरफ नो रेंट, मतलब जो काश्तकार हैं, टेनेंट फार्मर्स, वो जमींदारों को किराया देना बंद करें। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, जमींदार क्यों सरकार को लगान देना बंद करेंगे? वो तो ज्यादातर प्रो गवर्नमेंट थे। बिल्कुल सही पकड़ा। जमींदार वर्ग तो काफी हद तक सरकार का वफादार था, तो नो रेवेन्यू वाला प्लान तो चला नहीं। नतीजा ये हुआ कि ये पूरा अभियान असल में नो रेंट संघर्ष बनकर रह गया। मतलब बोझ फिर गरीब किसान पर ही आ गया। हाँ, कि वो जमींदार को किराया न दें। अब किसान बेचारा एक तरफ सरकार का दमन झेले, दूसरी तरफ जमींदार का गुस्सा और शोषण। तो ये कितना सफल रहा यूपी में? देखिए, शुरुआत में इसने जोर पकड़ा, किसानों ने किराया रोका, लेकिन फिर सरकारी दमन बहुत तेज हो गया तो आंदोलन थोड़ा ठंडा पड़ गया। फिर अक्टूबर 1930 में जब जवाहरलाल नेहरू कुछ समय के लिए जेल से बाहर आए, तो उन्होंने इस मुद्दे को फिर से उठाया। उन्होंने यूपी कांग्रेस कमेटी से नो रेंट अभियान को फिर से शुरू करने की मंजूरी दिलवाई। अच्छा, फिर से शुरू हुआ? हाँ, 2 महीने जोरदार तैयारी चली, प्रचार हुआ। दिसंबर में अभियान फिर से लॉन्च हुआ। लेकिन जनवरी 1931 आते आते जुल्म इतने बढ़ गए कि बहुत से किसानों को जान बचाने के लिए अपने गांव छोड़कर भागना पड़ा। आगरा और रायबरेली इस नो रेंट मूवमेंट के बड़े सेंटर बने। तो ये तो हुए देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन के अलग अलग रंग। लेकिन क्या कुछ ऐसे सिंबल्स या तरीके थे जो कॉमन थे, जो पूरे देश को जोड़ रहे थे? हाँ, बिल्कुल थे। सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली सिंबल तो बन गया था हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। आपको याद होगा दिसंबर 1929, लाहौर कांग्रेस, रावी का तट। हाँ, नेहरू जी का भाषण, जब तक एक भी भारतीय जिंदा है ये झंडा झुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल, वो बात लोगों के दिलों में घर कर गई थी। और इस झंडे की शान बचाने के लिए लोगों ने सचमुच कमाल की वीरता दिखाई। कोई मिसाल? कई है। आंध्र के तट पर एक जगह है बंदूर। वहां टोटा नरसैया नायडू नाम के एक सज्जन थे। पुलिस ने उनसे झंडा छीनने की कोशिश की, उन्होंने नहीं छोड़ा। कहते हैं 15 पुलिस वालों ने उन्हें लाठियों से इतना पीटा कि वो बेहोश हो गए, पर झंडा हाथ से नहीं छोड़ा। रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। ये होता है जज्बा। ऐसा ही एक वाकया कालीकट में हुआ है, जिसे आप कोझिकोड कहते हैं। पी कृष्णा पिल्लई, जो बाद में केरल के बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता बने, उन्होंने भी झंडे की रक्षा के लिए पुलिस की भयानक मार सही, पर झंडा नहीं झुकने दिया। और सूरत में वो बच्चों वाला किस्सा, वो क्या था? बड़ा मजेदार लगता है। हाँ, वो तो कमाल का क्रिएटिव रेजिस्टेंस था। सूरत में कुछ बच्चे थे जो रोज तिरंगा लेकर निकलते थे।
पुलिस आती थी, उनसे झंडा छीन लेती थी। बच्चे बेचारे परेशान, तो उन्होंने एक नायाब तरीका निकाला। क्या? उन्होंने खादी के कपड़ों को ही तिरंगे के 3 रंगों केसरिया, सफेद और हरा में रंग लिया और वही पहन लिए। अरे वाह, क्या बात है। मतलब चलते फिरते झंडे बन गए, लिविंग फ्लैग्स। हाँ, बिल्कुल। अब ये छोटे जिंदा झंडे सड़कों पर घूमते थे और पुलिस को चिढ़ाते थे कि लो, अब कैसे छीनोगे हमारा झंडा। ये दिखाता है कि राष्ट्रीय ध्वज का सिंबल कितनी गहराई तक पहुंच चुका था, दूर दराज के गांवों तक। कमाल की ग्रासरूट्स पेनिट्रेशन थी। सच में अनोखा तरीका था। और लोगों को मोबिलाइज करने के, उन तक संदेश पहुंचाने के और क्या तरीके इस्तेमाल हो रहे थे? कई नए और पुराने तरीके पॉपुलर हुए। एक बहुत ही खूबसूरत चीज थी प्रभात फेरी। प्रभात फेरी? हाँ, सुबह सुबह भोर के समय लोगों की टोलियां, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे सब शामिल होते थे, वो नेशनलिस्ट गाने गाते हुए गांवों या शहर की गलियों में निकलती थीं। सोचिए, सुबह की शांति में देशभक्ति के गीत गूंज रहे हैं। ये कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और कल्चर को आंदोलन से जोड़ने का बहुत अच्छा तरीका था। हाँ, ये तो लोगों को इमोशनली भी जोड़ता होगा। और क्या था? फिर थी पत्रिकाएं। हाँ। सरकार ने प्रेस पर तो पाबंदी लगा रखी थी, प्रेस एक्ट था, तो उसका तोड़ निकालने के लिए गैर कानूनी न्यूज बुलेटिन्स निकाले जाते थे। अच्छा, अंडरग्राउंड टाइप। हाँ, बिल्कुल। कभी हाथ से लिखकर कॉपी करते थे, कभी साइक्लोस्टाइल मशीन से। साइक्लोस्टाइल एक तरह की पुरानी फोटोकॉपी मशीन समझ लीजिए। ये गैर कानूनी पत्रिकाएं गुपचुप तरीके से पूरे देश में बांटी जाती थीं। उस जमाने का अंडरग्राउंड मीडिया था ये। जैसे आजकल लोग व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। फिर गांव तक संदेश पहुंचाने के लिए मैजिक लैंटर्न का भी इस्तेमाल होता था। ये एक तरह का पुराना प्रोजेक्टर होता था जिससे तस्वीरें या लिखे हुए संदेश दीवार पर दिखाए जाते थे। विजुअल कम्युनिकेशन का शुरुआती रूप। और जाहिर है, नेताओं और कार्यकर्ताओं के दौरे, छोटी बड़ी सभाएं, भाषण, ये सब तो चल ही रहा था। और वो बच्चों की वानर सेना, वो क्या थी? हाँ, वो भी बड़ा दिलचस्प था। बच्चों को आंदोलन से जोड़ने के लिए वानर सेना बनाई गई, मतलब मंकी आर्मी। जैसे राम जी की सेना में हनुमान जी और बाकी वानर थे, हाँ, वैसे ही ये बच्चे आंदोलन के छोटे छोटे सिपाही थे। क्या करते थे ये बच्चे? छोटे मोटे काम करते थे, जैसे संदेश यहाँ से वहां पहुंचाना, पोस्टर चिपकाना, शायद मीटिंग्स की खबर देना। और कम से कम एक जगह, शायद बम्बई में, लड़कियों ने कहा कि हमारी भी अलग सेना होनी चाहिए, तो उनकी बनी मंजरी सेना, मतलब कैट आर्मी। अरे वाह, वानर सेना और मंजरी सेना, ये तो कमाल का यूथ एंगेजमेंट था। हाँ, बहुत क्रिएटिव और इंक्लूसिव तरीका था बच्चों को जोड़ने का। ये सब सुनकर तो लग रहा है कि आंदोलन पूरे जोश में था, लोग पूरी तरह शामिल थे। अब जरा सरकार के पाले में देखते हैं। 1930 में सरकार का रवैया कैसा था? क्या वो पूरी तरह सख्ती पर उतर आई थी या कुछ और चल रहा था? देखिए, 1930 में सरकार का रवैया थोड़ा मिला जुला सा लगता है, एम्बिवलेंट कह सकते हैं। मतलब दुविधा में थी। एक तरफ तो जुल्म हो रहा था, दमन चल रहा था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ हिचकिचाहट भी दिखती है। हिचकिचाहट किस तरह की? जैसे गांधी जी के गिरफ्तारी का फैसला ही काफी देर से और काफी सोच विचार के बाद लिया गया। फिर एक तरफ तो नागरिक आजादी को कम करने वाले ऑर्डिनेंसेस यानी अध्यादेश लगातार जारी हो रहे थे। प्रांतीय सरकारों को पूरी छूट थी कि वो सिविल डिसोबीडियंस से जुड़े संगठनों को गैर कानूनी घोषित कर दें। हाँ, ये तो सख्ती हुई। लेकिन दूसरी तरफ देखें, कांग्रेस की जो सबसे बड़ी बॉडी थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC, उसे जून 1930 के अंत तक गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया। मोतीलाल नेहरू, जो गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद एक्टिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट बने थे, वो भी जून के आखिर तक गिरफ्तार नहीं हुए। कई लोकल कांग्रेस कमेटियां तो अगस्त तक बैन नहीं हुई। तो मतलब एक क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं थी, या शायद वो बातचीत का दरवाजा खुला रखना चाहते थे। हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। शायद वो पूरी तरह टकराव नहीं चाहते थे, या उन्हें उम्मीद थी कि शायद मामला बातचीत से सुलझ जाए। इसी दौरान साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी आई थी ना, उसका क्या असर हुआ? हाँ, वो रिपोर्ट आई और उसने आग में घी का काम किया। उसमें डोमिनेंट स्टेटस का तो नामो निशान नहीं था, उल्टे कई ऐसी बातें थी जो बिल्कुल पिछड़ी सोच वाली थी। तो इससे तो नरम दल वाले भी नाराज में होंगे। बिल्कुल, जो लिबरल नेता थे, जो अब तक थोड़े नरम थे, वो भी भड़क गए। मदन मोहन मालवीय और MS अणे जैसे बड़े नेताओं ने भी विरोध में गिरफ्तारी दी। इससे सरकार पर दबाव और बढ़ गया। तो सरकार को लगा कि अब कुछ नरमी दिखानी पड़ेगी। हाँ, माहौल ऐसा बन गया था। वाइसराय लॉर्ड इरविन ने 9 जुलाई 1930 को एक बयान दिया। उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन का सुझाव फिर से दोहराया
और कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को डोमिनियन स्टेटस देना ही है। और उन्होंने कुछ नेताओं को बीच बचाव की कोशिश करने को भी कहा था। हाँ, तेज बहादुर सप्रू और एमआर जैकर जैसे लिबरल नेताओं को इजाजत दी गई कि वो कांग्रेस और सरकार के बीच शांति बहाली की समझौते की संभावनाएं तलाशें। और इसी कोशिश में वो नेहरू पिता पुत्र को गांधी जी से मिलवाने जेल ले गए थे। हाँ, अगस्त 1930 में मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू को पुणे की यरवदा जेल ले जाया गया, जहां गांधी जी बंद थे। मकसद था कि ये तीनों नेता मिलकर कोई रास्ता निकालें। बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि कांग्रेस अपनी मुख्य मांगों पर अड़ी हुई थी। लेकिन इस मुलाकात का कोई असर तो हुआ होगा। असर ये हुआ कि सरकार को ये बात और पक्की हो गई कि भाई, कांग्रेस के बिना बात आगे नहीं बढ़ सकती। और फिर ये तय हुआ कि बाकी जो पार्टियां हैं और रियासतों के राजा महाराजा हैं, वो लंदन में होने वाली पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। तो ये पहली आरटीसी लंदन में हुई, कांग्रेस तो गई नहीं, फिर क्या हुआ वहां? कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 में शुरू हुई। ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार और भारतीय प्रतिनिधि कांग्रेस के अलावा एक मेज पर बैठे, थ्योरेटिकली बराबरी के स्तर पर। लेकिन वहां हुआ ये कि लगभग हर भारतीय प्रतिनिधि ने, चाहे वो किसी भी पार्टी या ग्रुप का हो, एक बात साफ कह दी। क्या? यही कि कांग्रेस के बिना भारत के संविधान पर कोई भी फैसला लेना या चर्चा करना बेकार है। जब तक देश की सबसे बड़ी पार्टी शामिल नहीं है, तब तक किसी समझौते का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मतलब कांग्रेस की इंपॉर्टेंस वहां भी हाईलाइट हो गई। बिल्कुल। अंग्रेजों को ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो गई कि अगर भारत में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाना है और उसे कामयाब बनाना है, तो कांग्रेस को साथ लेना ही पड़ेगा। उसे नजरअंदाज करके आप कुछ नहीं कर सकते। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी कॉन्फ्रेंस के आखिर में यही इशारा दिया और उम्मीद जताई कि कांग्रेस अगली आरटीसी में जरूर आएगी। और इसी के बाद गांधी जी और बाकी नेताओं की रिहाई हुई। हाँ, अब स्टेज तैयार हो चुका था। 25 जनवरी 1931 को वाइसरॉय अर्विन ने गांधी जी और CWC के जितने भी सदस्य जेल में थे, सबको बिना शर्त रिहा कर दिया। बिना शर्त? हाँ, अनकंडीशनल रिलीज। और कारण ये बताया गया कि वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बयान पर स्वतंत्र और निडर होकर विचार कर सके और अपना जवाब दे सके। तो इसके बाद ही गांधी इरविन पैक्ट की बातचीत का रास्ता खोला। बिल्कुल। रिहाई के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। करीब 3 हफ्ते तक लंबा विचार विमर्श चला। जो नेता लंदन आरटीसी से लौटे थे, उनसे बात की गई, बाकी नेताओं की राय ली गई और आखिरकार CWC ने गांधी जी को ऑथराइज किया कि वो वाइसरॉय से बातचीत शुरू करें। ये बातचीत कहाँ हुई और कितनी लंबी चली? ये बातचीत दिल्ली में हुई, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच। करीब 2 हफ्ते तक चली और आखिरकार 5 मार्च 1931 को एक समझौते पर दस्तखत हुए। इसी को हम गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। इसे उस समय ट्रूस या प्रोविजनल सेटलमेंट कहा गया था, है ना? मतलब युद्ध विराम या अस्थायी समझौता। हाँ, बिल्कुल। और इसकी एक खास बात ये थी, जैसा आपने पहले इशारा किया, कि इस पर एक तरफ गांधी जी ने साइन किया कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर और दूसरी तरफ वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर। ये तो सिंबॉलिक रूप से बहुत बड़ी बात थी। कांग्रेस को सरकार के बराबर का दर्जा मिल गया एक तरह से। आरा नहीं था कि वाइसराय एक बागी नेता के साथ बराबरी के स्तर पर बैठकर समझौता कर रहे हैं। तो इस पैक्ट में सरकार ने क्या-क्या बातें मानी? शर्तें क्या थीं? सरकार कई अहम बातों पर राजी हुई। पहला, जितने भी राजनीतिक कैदी हैं जिन पर हिंसा का कोई मुकदमा साबित नहीं हुआ है, उन्हें फौरन रिहा किया जाएगा। अच्छा, ये बड़ी बात थी। हाँ। दूसरा, आंदोलन के दौरान जो जुर्माने लगाए गए थे और अभी तक वसूले नहीं गए हैं, उन्हें माफ कर दिया जाएगा। तीसरा, लोगों की जो जमीनें जब्त की गई थी, अगर वो किसी तीसरे आदमी को बेची नहीं गई हैं, तो वो वापस कर दी जाएंगी। और सरकारी कर्मचारियों का क्या, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था? उनके प्रति नर्म रवैया अपनाया जाएगा, ये भी माना गया। और सबसे अहम, नमक का मुद्दा, सॉल्ट मार्च का कुछ नतीजा निकला? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जीत थी। सरकार ने ये मान लिया कि समुद्र तट के पास रहने वाले लोग अपने निजी इस्तेमाल के लिए, मतलब बेचने के लिए नहीं, खुद के कंजम्पशन के लिए नमक बना सकते हैं और इकट्ठा कर सकते हैं। अरे वाह! और साथ ही शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर शांतिपूर्ण तरीके से, नॉन अग्रेसिव तरीके से धरना देने का अधिकार, पिकेटिंग भी मान लिया गया। तो हाँ, सॉल्ट मार्च और पूरे आंदोलन का एक ठोस नतीजा सामने आया। लेकिन एक मांग कांग्रेस की शायद नहीं मानी गई थी, पुलिस ज्यादतियों की जांच वाली। हाँ, वो मांग सरकार ने खारिज कर दी।
उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो ज्यादतियां की हैं उसकी कोई पब्लिक इंक्वायरी नहीं होगी। गांधी जी ने इस पर बहुत जोर दिया था, तो उनकी इस मांग का जिक्र पैक्ट में कर दिया गया, लेकिन उससे माना नहीं गया। ये एक पॉइंट था जिस पर कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। और बदले में कांग्रेस ने क्या माना? कांग्रेस दो मुख्य बातों पर सहमत हुई। एक, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर देगी, यानी फिलहाल रोक देगी। और दो, वो लंदन में होने वाली अगली यानी दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेगी। तो ये थी गांधी-इरविन पैक्ट की कहानी। हमने देखा कि कैसे पूरे देश में अलग अलग कोनों में लोगों ने अपने अपने तरीके से ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी, टैक्स न देने से लेकर जंगल कानूनों को तोड़ने और झंडे की शान बचाने तक, और कैसे प्रभात फेरी, पत्रिकाएं, वानर सेना जैसे तरीकों ने लोगों को जोड़ा। हाँ, और फिर कैसे सरकार के मिले जुले रवैये, बढ़ते दबाव और लंदन आरटीसी के बाद आखिरकार एक अस्थायी समझौता हुआ। ये पैक्ट एक महत्वपूर्ण पड़ाव जरूर था, लेकिन जैसा आपने कहा, ये ट्रूस था, युद्ध विराम। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। एक ही लड़ाई का मैदान बदला, और जो मुद्दे अनसुलझे रह गए, जैसे पुलिस ज्यादतियों वाला सवाल, उनका आगे क्या असर हुआ? ये सवाल हमें आंदोलन के अगले चरण की तरफ ले जाते हैं। चलिए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं 1930-31 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसके ठीक बाद हुए गांधी-इरविन पैक्ट की। हाँ, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही अहम, बल्कि कह सकते हैं एक निर्णायक मोड़ था। बिल्कुल। और हमारे पास जो आधार सामग्री है, बिपिन चंद्रा की किताब का चैप्टर 22, वो इस पैक्ट, इसके पीछे की राजनीति, आंदोलन के उतार चढ़ाव और नतीजों पर काफी गहराई से रोशनी डालता है। हाँ, डालता है। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये पैक्ट आखिर था क्या? कोई मजबूरी थी, या कोई धोखा, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, या फिर एक सोची समझी वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी थी? और इस पूरे आंदोलन ने असल में हासिल क्या किया? सही, इसी की तह में चलते हैं आज। देखिए, ये पैक्ट हमेशा से ही, मतलब इतिहासकारों के बीच भी और आम लोगों में भी काफी बहस का मुद्दा रहा है। हाँ, रहा तो है। इसकी कई परतें हैं, और इसे ठीक से समझने के लिए उस दौर के जो हालात थे और जो आंदोलन की अपनी प्रकृति थी, उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि विवाद क्या थे। जब ये गांधी-इरविन पैक्ट साइन हुआ, तो जैसा आपने कहा, काफी गर्मा-गर्म बहस छिड़ी, कई सवाल उठे। बिल्कुल। एक तो पैक्ट की शर्तों पर ही सवाल थे, फिर उसकी टाइमिंग पर, गांधी जी के इरादों पर भी शक किया गया, और हाँ, एक बहुत बड़ा इमोशनल मुद्दा था भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा, कि भाई उसको माफ करवाने की शर्त पैक्ट में क्यों नहीं रखी गई। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट था। सोर्स बताता है कि कई तत्कालीन नेताओं ने और खासकर युवाओं ने इसे एक तरह का बिट्रेयल, मतलब सीधा सीधा धोखा करार दिया। बिल्कुल, ये आरोप बहुत जोर शोर से लगे थे। एक नजरिया ये भी था, जैसा सोर्स बताता है, कि ये पैक्ट असल में जो भारतीय पूंजीपति वर्ग था, जिसे हम इंडियन बूर्जवाजी कहते हैं, हाँ, उसकी जो द्विधाग्रस्त, मतलब जो एक वैसिलेटिंग ढुलमुन सी प्रकृति थी, उसको दिखाता है। मतलब वो वर्ग पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जाने में, आप कह सकते हैं, हिचकिचा रहा था। अच्छा। और ये भी कहा गया कि गांधी जी कहीं न कहीं उनके दबाव में आ गए। ये शक कुछ वैसा ही है जैसा आजकल भी लोग कभी कभी करते हैं, कि कोई बड़ी सरकारी पॉलिसी शायद बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के दबाव में बनी हो। हाँ, ये एंगल तो हमेशा रहता है। और क्या इसमें ये बात भी थी कि गांधी जी और शायद कांग्रेस लीडरशिप को ये डर लगने लगा था कि ये जो जन आंदोलन है, ये जो मास मूवमेंट खड़ा हुआ है, ये कहीं ज्यादा रेडिकल ना हो जाए? हाँ, बिल्कुल। मतलब कहीं नियंत्रण से बाहर ना निकल जाए। जैसे होता है ना, कभी कोई बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट या किसान आंदोलन शुरू होता है किसी मुद्दे पर, और फिर वो इतना फैल जाता है कि शुरुआती नेता भी सोचने लगते हैं कि भाई अब इसे संभालें कैसे, कहीं ये हिंसक ना हो जाए। निश्चित रूप से ये भी आलोचना का एक बहुत अहम बिंदु था। कुछ आलोचकों का मानना था कि गांधी जी और बुर्जुआ वर्ग दोनों ही इस बात से थोड़े चिंतित थे कि आंदोलन कहीं ज्यादा उग्र, ज्यादा वायलेंट रूप न ले ले, जिससे शायद उनके अपने हित भी प्रभावित हो सकते थे। और फिर वो किसानों के हितों के साथ विश्वासघात वाला आरोप, वो भी बहुत गंभीर था, खासतौर पर उन जमीनों का मामला जो आंदोलन के दौरान किसानों से जब्त कर ली गई थीं। हाँ, वो जमीन है। और सरकार ने तीसरे पक्षों को बेच दी थीं।
पैक्ट में इन जमीनों की फौरन वापसी का कोई पक्का प्रावधान नहीं था। अब सोचिए ये उन किसानों के लिए कितना बड़ा झटका रहा होगा जिन्होंने आंदोलन में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। हाँ, ये समझना मुश्किल नहीं है। जिन किसानों की जमीनें चली गईं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी पर्सनल ट्रेजेडी जैसी बात रही होगी। उनकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई होगी उस वक्त। बिल्कुल। लेकिन सोर्स ये भी इशारा करता है कि ये जो आलोचनाएं हैं, चाहे वो पूंजीपति वर्ग के दबाव की हों या किसानों के हितों की अनदेखी की या रैडिकल होने के डर की, ये शायद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो बेसिक स्ट्रैटेजी थी, उसका जो पूरा चरित्र था, उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाती। शायद तस्वीर बड़ी थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जरा बचाव में जो तर्क दिए जाते हैं, जो सोर्स सामने रखता है, उनको समझना जरूरी है। हाँ, वो क्या है? देखिए, सबसे पहली और बुनियादी बात जिस पर सोर्स बहुत जोर देता है वो ये है कि जन आंदोलन, मास मूवमेंट्स, जिनमें लाखों आम लोग शामिल होते हैं, वो अपने स्वभाव से ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं, अल्पकालिक। अच्छा। वो हमेशा अनिश्चित काल तक नहीं चल सकते। आम लोगों की जो त्याग करने की क्षमता होती है, जो कष्ट सहने की सीमा होती है, वो एक्टिविस्ट्स या फुल टाइम कार्यकर्ताओं की तरह एंडलेस नहीं होती। ये बात तो सही है, अनुभव से भी समझ आती है। हाँ, जो समर्पित कार्यकर्ता है वो शायद लंबे समय तक टिके रह सकते हैं, लेकिन आम जनता, जिनके अपने घर परिवार हैं, रोजी रोटी की चिंताएं हैं, उनकी सहन शक्ति की एक सीमा होती है। बिल्कुल, हम देखते हैं आजकल भी कोई बड़ी सामाजिक मुहिम शुरू होती है, चाहे वो करप्शन के खिलाफ हो या किसी और मुद्दे पर। शुरुआत में जबरदस्त जोश होता है, मीडिया कवरेज होती है, लोग सड़कों पर आते हैं। हाँ, पर धीरे धीरे वो एनर्जी कम होने लगती है। बिल्कुल। लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौटना पड़ता है। वो मोमेंटम बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। और सोर्स ये बताता है कि 1930 के अंत तक आते आते सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी थकावट के लक्षण, साइंस ऑफ एग्जॉस्शन, वो साफ दिखने लगे थे। अच्छा। दिखने लगे थे। हाँ। शहरी इलाकों में अगर देखें तो स्टूडेंट्स और युवाओं में भले ही जोश बाकी था, उनमें तो खैर स्वाभाविक रूप से ऊर्जा ज्यादा होती है, लेकिन व्यापारी और दुकानदार, जिनका बॉयकॉट आंदोलन को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान था, हाँ, उनका तो अहम रोल था, वो अब और ज्यादा आर्थिक नुकसान उठाने की स्थिति में नहीं थे। उनका जो फाइनेंशियल स्टैमिना था वो एक तरह से जवाब देने लगा था। सोर्स के मुताबिक सितंबर 1930 तक ही उनका समर्थन कमजोर पड़ने लगा था। और ग्रामीण भारत का क्या हाल था? क्योंकि किसान तो सीधे तौर पर प्रभावित थे। क्या वहां जोश बना हुआ था? देखिए, ग्रामीण भारत में भी कमोबेश यही पैटर्न दिख रहा था। जिन इलाकों ने साल के शुरुआत में, जैसे गुजरात या आंध्र प्रदेश ने जबरदस्त प्रतिरोध दिखाया था, जबरदस्त हिस्सा लिया था, हाँ। वो इलाके साल के दूसरे हिस्से में काफी हद तक शांत हो गए थे। हाँ, ये जरूर है कि बंगाल, बिहार और यूपी जैसे कुछ इलाकों में छिटपुट घटनाएं, जिन्हें स्पोरेडिक इंसिडेंट्स कहते हैं, और पुलिस के साथ कभी कभार झड़पें वो जारी थीं। अच्छा। यूपी में जैसे नो रेंट कैंपेन, यानी लगान न देने का अभियान, वो थोड़ा देर से शुरू हुआ था, इसलिए वहां कुछ दम बाकी था। लेकिन सोर्स का तर्क ये है कि कुछ एक इलाकों की सक्रियता के आधार पर ये मान लेना कि पूरे देश में आंदोलन उसी पीक पर था, वो शायद सही आकलन नहीं होगा। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो ऊर्जा घट रही थी। तो ये हुआ कि पैक्ट की जो टाइमिंग थी वो बहुत क्रूशल थी। हाँ, बहुत ज्यादा। अगर गांधी जी और कांग्रेस लीडरशिप उस समय समझौते के लिए राजी न होते और आंदोलन को खींचने की कोशिश करते, तो क्या ये मुमकिन था कि आंदोलन खुद ब खुद ही ठंडा पड़ जाता और फिर सरकार शायद बातचीत के लिए उतनी तैयारी न होती जितनी वो उस वक्त दिख रही थी? प्रिसाइसली यही सोर्स का मुख्य तर्क है। इस बात की क्या गारंटी थी कि जब आंदोलन की बची खुची ऊर्जा भी खत्म हो जाती, तब सरकार बातचीत के लिए तैयार होती? सही बात है। याद रखना होगा कि 1931 था, 1946 नहीं था। ब्रिटिश साम्राज्य उस वक्त भी बहुत शक्तिशाली था, उसका इकबाल बुलंद था। और जैसा कि हुआ भी 1932 में, जब आंदोलन दोबारा शुरू करने की कोशिश हुई, हाँ। तो सरकार ने अपना रवैया एकदम बदल लिया और इतनी बर्बरता से दमन चक्र चलाया, इतना रिप्रेशन किया कि आंदोलन बुरी तरह कुचल दिया गया। तो 1931 में जब वाइसराय इरविन ने बातचीत का दरवाजा खोला, तो उस अवसर का लाभ उठाना एक स्ट्रेटेजिक मूव माना जा सकता है। एक तरह से ये लड़ाई के बीच एक जरूरी पड़ाव, एक जरूरी ट्रूस हासिल करने जैसा था। लेकिन फिर भी वो युवा वर्ग का क्या, जो आंदोलन का अंत एक धमाके के साथ विद अ बैंग चाहता था, ना कि एक समझौते वाले विम्पर के साथ? हाँ। या फिर गुजरात के वो किसान जिनकी जमीनें फंसी हुई थीं,
उनके नजरिए से देखे तो ये निराशाजनक ही रहा होगा ना। हाँ, निराशा हुई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल हुई होगी। युवाओं में तो स्वाभाविक रूप से समझौता न करने की प्रवृत्ति होती है। वो आर पार की लड़ाई चाहते हैं हमेशा। हाँ, और गुजरात के किसानों को भी यकीनन बहुत ठेस पहुंची होगी कि उनकी जमीनें फौरन वापस नहीं मिली। सोर्स बताता है कि वो जमीनें उन्हें काफी बाद में मिली, 1937 में जाकर, जब प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी। अच्छा, इतना बाद में? हाँ, लेकिन यहीं पर सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी चौंकाने वाली बात सामने लाता है। क्या? वो कहता है कि इन सब निराशाओं के बावजूद आम जनता पर, द वास्ट मासेस ऑफ द पीपल पर इस पैक्ट का असर बहुत सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव हुआ। अच्छा, ये थोड़ा हैरान करने वाला है। वो कैसे? मतलब जहां नेता और एक्टिविस्ट इसे शायद एक समझौते या थोड़ा पीछे हटने के तौर पर देख रहे थे, वहीं आम जनता ने इसे अलग तरह से लिया। हाँ, बिल्कुल। हार की तरह नहीं, बल्कि जीत की तरह। बिल्कुल, आम लोगों ने इसे अपनी सामूहिक शक्ति की पहचान के रूप में देखा। उनके लिए ये बात बहुत बड़ी थी। आप सोचिए कि इतनी ताकतवर ब्रिटिश सरकार को, जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, ऐसा कहा जाता था, हाँ, उसको उनके आंदोलन के सामने झुकना पड़ा। उनके नेता गांधी जी को बराबरी का दर्जा देकर वायसरॉय को उनसे बातचीत करनी पड़ी और एक समझौता, एक पैक्ट करना पड़ा। ये उनके लिए एक जबरदस्त नैतिक जीत, एक मॉरल विक्ट्री थी। हाँ, ये पॉइंट बहुत वैलिड है। आप कल्पना कीजिए उस दौर में जब भारतीयों को अक्सर सेकंड क्लास सिटीजन जैसा ट्रीट किया जाता था, तब वायसरॉय के साथ बराबरी पर बैठकर समझौता करना, ये लोगों के मनोबल को, उनके कॉन्फिडेंस को कितना बढ़ाने वाली बात रही होगी। हाँ, ये मनोवैज्ञानिक असर, ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट वाकई बहुत गहरा रहा होगा। ये सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ी बात भी थी। बिल्कुल। और सोर्स ये भी बताता है कि जो हजारों राजनीतिक बंदी पैक्ट के बाद जेलों से रिहा हुए, हाँ, उनका स्वागत जनता ने इस तरह किया जैसे वो कोई जंग जीत कर लौटे, विजयी सैनिक हों, न कि हार कर लौटे युद्धबंदी। लोगों में ये भावना बिल्कुल नहीं थी कि उन्होंने आत्मसमर्पण, सरेंडर कर दिया है। अच्छा, उन्हें पता था कि ये एक ट्रूस है, एक युद्ध विराम है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है, वो फिर से शुरू हो सकती है और होगी। फिलहाल उन्हें थोड़ा आराम करने, अपनी ताकत को फिर से बटोरने और अगली लड़ाई की तैयारी करने का मौका मिला था। उनका अपने जनरल यानी गांधी जी पर और अपनी सामूहिक शक्ति पर भरोसा कायम रहा। सोर्स में क्रिकेट की एक बड़ी अच्छी उपमा दी गई है। हाँ, कि जैसे कोई छोटी टीम किसी बहुत बड़ी धाकड़ टीम के खिलाफ मैच ड्रॉ करा ले, तो वो उसके लिए जीत जैसा ही होता है। सही बात है, बिल्कुल सही उदाहरण है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक जीत थी, ये इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। यकीनन। लेकिन इसका असर सिर्फ यहीं तक तो सीमित नहीं था, है ना? अगर हम आंदोलन के ठोस नतीजों को देखें, इसके विस्तार को देखें, तो ये 1930-31 का सविनय अवज्ञा आंदोलन साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में एक बेहद महत्वपूर्ण, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट स्टेज साबित हुआ। हाँ, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। सोर्स कुछ आंकड़े देता है जो इसकी व्यापकता, इसके स्केल को दर्शाते हैं। 90,000 से ज्यादा लोगों को आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया। 90,000? हाँ, ये संख्या 1920-22 के असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान जेल गए लोगों से 3 गुना ज्यादा थी। आप अंदाजा लगाइए। 3 गुना? जी, ये तो बहुत बड़ा जंप है। बहुत बड़ा। इससे पता चलता है कि लोगों की भागीदारी कितनी ज्यादा बढ़ गई थी। फिर इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी जबरदस्त था। ब्रिटेन से आने वाले कपड़े का आयात, इंपोर्ट लगभग आधा हो गया था। आधा? हाँ, सिगरेट और दूसरे विदेशी सामानों के आयात में भी भारी गिरावट आई। सरकार की शराब पर लगने वाले एक्साइज शुल्क और भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू से होने वाली आमदनी पर भी बहुत बुरा असर पड़ा था। और लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनावों का तो लगभग पूरी तरह से बहिष्कार, बॉयकॉट हुआ था। ये सब ब्रिटिश राज के लिए बहुत बड़े झटके थे, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। और शायद सबसे अहम बात ये थी, जैसा कि सोर्स भी इशारा करता है, कि समाज के बहुत अलग अलग तबके, बहुत डाइवर्स सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इस आंदोलन से जुड़े और राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए। मतलब ये आंदोलन सिर्फ शहरों या पढ़े लिखे मध्य वर्ग तक ही सीमित नहीं रहा इस बार। एग्जैक्टली, यही इसकी बड़ी खासियत थी। सोर्स कहता है कि इस आंदोलन ने समाज के विविध वर्गों का, अ वाइड वैरायटी ऑफ सोशल ग्रुप्स का, राष्ट्रवाद के पक्ष में अभूतपूर्व पॉलिटिसाइजेशन किया
उन्हें राजनीतिक रूप से जागरूक और सक्रिय बनाया। जैसे कौन कौन से वर्ग? देखिए, शहरों में तो खैर व्यापारी, दुकानदार, छात्र ये सब तो थे ही। खासकर तमिलनाडु और पंजाब जैसे प्रांतों में ये बहुत सक्रिय थे। शहरी भागीदारी तो पहले भी थी, लेकिन इस बार जो खास बात थी वो थी ग्रामीण भारत की जबरदस्त भागीदारी। हाँ, किसानों की। गुजरात, यूपी, बंगाल, आंध्र, बिहार, इन सभी जगहों पर किसान बड़ी संख्या में आंदोलन के मोर्चे पर फोरफ्रंट पर आ गए थे। कहीं लगान नहीं दे रहे थे, कहीं चौकीदारी टैक्स का विरोध कर रहे थे। इतना ही नहीं, हाँ, मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंसेस, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बंगाल के कुछ हिस्सों में तो आदिवासी समुदाय, ट्राइबल्स भी जंगल कानूनों के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुए। ये बहुत बड़ी बात थी। और औद्योगिक मजदूर, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन कैसा था? क्या वो भी शामिल हुए? मजदूर भी इस राष्ट्रीय संघर्ष से अछूते नहीं रहे। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास जैसे बड़े औद्योगिक शहरों में उन्होंने बड़े पैमाने पर हड़तालों और प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। और शोलापुर का उदाहरण तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, शोलापुर का, जहां कपड़ा मिल मजदूरों के नेतृत्व में कुछ समय के लिए शहर से ब्रिटिश शासन का नियंत्रण लगभग खत्म ही हो गया था और वहां एक तरह का समानांतर शासन, पैरेलल गवर्नमेंट जैसी स्थिति बन गई थी। अरे वाह। हाँ, ये सब दिखाता है कि आंदोलन की जड़ें कितनी गहरी हो रही थीं। समाज के अलग अलग स्तरों तक, अलग अलग स्ट्राटा तक राष्ट्रवाद की भावना पहुंच रही थी। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर इस आंदोलन के संदर्भ में उठाया जाता है वो है मुस्लिम समुदाय की भागीदारी का। सोर्स भी ये मानता है कि ये भागीदारी 1920-22 के असहयोग और खिलाफत आंदोलन के स्तर की नहीं थी, है ना? हाँ, ये बात सोर्स स्वीकार करता है। तो इसकी क्या वजह बताई गई है? क्यों कम थी भागीदारी? हाँ, सोर्स इस बात को मानता है कि भागीदारी का स्तर पहले जैसा नहीं था। इसके पीछे कई कारण गिनाए गए हैं। एक तो कुछ सांप्रदायिक मुस्लिम नेता थे जो अपने समुदाय से अपील कर रहे थे कि वो कांग्रेस के इस आंदोलन से दूर रहें। दूसरा, ब्रिटिश सरकार भी अपनी फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीति के तहत बहुत सक्रिय रूप से सांप्रदायिक मतभेदों को, कम्युनल डिसेंशन को हवा दे रही थी। उनका मकसद ही यही था कि राष्ट्रवादी आंदोलन की जो एकजुट ताकत है उसे कमजोर किया जाए। हाँ, ये तो उनकी पुरानी चाल थी। लेकिन क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि मुस्लिमों की भागीदारी बिल्कुल ही नहीं थी या नगण्य थी? क्या सोर्स ऐसा कहता है? नहीं, सोर्स ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। वो बहुत सावधानी से शब्दों का प्रयोग करता है और कहता है कि भागीदारी नॉट इनसिग्निफिकेंट थी। नॉट इनसिग्निफिकेंट, अच्छा। हाँ, मतलब ऐसी नहीं थी जिसे नजरअंदाज किया जा सके। सबसे प्रमुख उदाहरण तो खैर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का है, जहां खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगारों का, पठानों का जबरदस्त आंदोलन चला। वो तो पूरी तरह सविनय अवज्ञा का हिस्सा था। हाँ, वो तो मशहूर है। उसके अलावा बंगाल में सिनहट्टा, त्रिपुरा, गायबांधा, बगूरा, नोआखाली जैसे इलाकों में मध्य वर्गीय मुस्लिम्स, मिडिल क्लास मुस्लिम्स की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण थी। ढाका शहर में मुस्लिम छात्र, दुकानदार और निम्न वर्गीय लोग, लोअर क्लासेस, वो भी आंदोलन के समर्थन में आगे आए। यहाँ तक कि मध्य और उच्च वर्ग की मुस्लिम महिलाएं भी सक्रिय हुईं। अच्छा, महिलाएं भी? हाँ, और देश के दूसरे हिस्सों में देखें तो बिहार में मुस्लिम बुनकर समुदाय, वीविंग कम्युनिटी, उनको प्रभावी ढंग से आंदोलन से जोड़ा गया था। दिल्ली और लखनऊ जैसे शहरों में भी मुस्लिमों की निचले तबके ने आंदोलन में हिस्सा लिया। और भी कई राष्ट्रवादी मुस्लिम थे जो देश के अलग अलग हिस्सों में व्यक्तिगत या सामूहिक स्तर पर शामिल हुए। तो मतलब हाँ, पहले से कम जरूर थी लेकिन खत्म नहीं हुई थी। ये कहना गलत होगा कि बिल्कुल अलग थे। बिल्कुल, यही सोर्स का निष्कर्ष है कि हाँ, 1920-22 वाला उत्साह और वो व्यापकता शायद नहीं थी, लेकिन ये कहना तथ्यात्मक रूप से गलत होगा कि मुस्लिम समुदाय इस आंदोलन से पूरी तरह अलग थलग रहा। उनकी भागीदारी भले ही कम थी पर महत्वपूर्ण थी। सोर्स में एक और बात पे बहुत जोर दिया गया है, वो है गरीब और अशिक्षित लोगों की भागीदारी। उसे रिमार्केबल यानी असाधारण बताया गया है, शहरों और गांवों दोनों में। यहां तक कि जेल जाने वालों के जो सरकारी आंकड़े हैं वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं। ये थोड़ा चौंकाता है क्योंकि आमतौर पर आंदोलनों को पढ़े लिखे मध्यवर्ग से जोड़कर देखा जाता है। बिल्कुल, और ये इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी ताकत थी, एक डिफाइनिंग फीचर था। ये दिखाता है कि राष्ट्रवाद की पुकार अब सिर्फ पढ़े लिखे या शहरी अभिजात्य वर्ग तक ही सीमित नहीं रह गई थी।
बल्कि वो देश के आम गरीब अनपढ़ लोगों के दिलों तक भी पहुंच चुकी थी। वो भी देश की आज़ादी के लिए कष्ट उठाने और बलिदान देने को तैयार थे। सोर्स ने बंगाल के तत्कालीन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस E.J. लोमन का एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण कोट भी दिया है। हाँ, क्या कहा था उसने? वो उस समय की सरकारी हैरानी, ऑफिशियल बिवेल्डरमेंट को दिखाता है। लोमन ने लिखा था, मैं कोट कर रही हूँ, मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कांग्रेस संगठन इतने अज्ञानी और असंस्कृत, इग्नोरेंट एंड अनकल्टिवेटेड लोगों की सहानुभूति और समर्थन जुटा सकता है। वाओ, मतलब अंग्रेज अफसर भी हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। जिन लोगों को वो शायद पिछड़ा और नासमझ मानते थे, वो भी राजनीतिक रूप से इतने जागरूक कैसे हो गए और कांग्रेस के झंडे तले कैसे आ गए? ये तो कमाल है। हाँ, ये उनकी समझ और उनके जो पूर्वाग्रह थे, प्रेजुडिसेस थे, उनसे परे की बात थी। और ये भी याद रखना जरूरी है कि जेल जाना तो भागीदारी का सिर्फ एक रूप था। हाँ, सही बात है। शायद सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला रूप। इसके अलावा लाखों लोग और भी तरीकों से आंदोलन में भाग ले रहे थे। विदेशी सामान का बहिष्कार करके, लगान या टैक्स न चुकाकर, शांतिपूर्ण जुलूसों में शामिल होकर, प्रभात फेरियां निकालकर, ये सब भागीदारी के ही विभिन्न रूप थे। बिल्कुल। और महिलाओं के लिए ये आंदोलन कैसा रहा? सोर्स कहता है कि ये उनके लिए तब तक का सबसे ज्यादा मुक्तिदायक अनुभव, द मोस्ट लिबरेटिंग एक्सपीरियंस था। इस पर थोड़ा और विस्तार से बताइए प्लीज, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हाँ, ये इस आंदोलन का एक बेहद महत्वपूर्ण और बहुत दूरगामी सामाजिक परिणाम था। सोर्स के अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन ने सचमुच भारतीय महिलाओं के लिए सार्वजनिक जीवन यानी पब्लिक स्पेस में प्रवेश का दरवाजा खोल दिया। आप उस जमाने की कल्पना कीजिए जब पर्दा प्रथा और दूसरे सामाजिक बंधन बहुत मजबूत थे। महिलाओं का घर की चारदीवारी से बाहर निकलना भी एक बड़ी बात मानी जाती थी। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ तो महिलाएं हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर आईं। उन्होंने विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर धरने दिए, पिकेटिंग की, जुलूसों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलीं, और इस दौरान उन्होंने पुलिस की लाठियां खाईं, गोलियों का सामना किया और बड़ी संख्या में जेल भी गईं। ये तो वाकई किसी सामाजिक क्रांति से कम नहीं लगता। मतलब ये सिर्फ राजनीतिक आजादी की लड़ाई नहीं थी, बल्कि महिलाओं के लिए अपनी सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने का भी एक जरिया बन गई। बिल्कुल, ये उनके लिए एक तरह का दोहरा संघर्ष था, एक देश की आजादी के लिए और दूसरा अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक आजादी के लिए। इस आंदोलन ने उनके आत्मविश्वास को बहुत बढ़ाया, उन्हें घर के बाहर एक नई पहचान दी। सही। उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं बनी है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। आज जब हम महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो हमें इतिहास के इन पलों को जरूर याद करना चाहिए कि कैसे आज़ादी की लड़ाई ने महिलाओं को आगे बढ़ने और अपनी जगह बनाने का अवसर दिया। बहुत सही कहा। तो कुल मिलाकर ये जो 1930-31 का सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये गांधी-इरविन पैक्ट के साथ भले ही औपचारिक रूप से एक पड़ाव पर आकर रुका, लेकिन इसने भारतीय समाज और स्वतंत्रता संग्राम पर एक अमिट, एक गहरी छाप छोड़ी। हाँ, बिल्कुल। इसने लोगों को अपनी सामूहिक ताकत का एहसास कराया, समाज के नए और अब तक शायद हाशिए पर रहे वर्गों को राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ा, महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में एक नई भूमिका दी और भविष्य के कई ज्यादा बड़े और निर्णायक संघर्षों के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की। निश्चित रूप से ये पूरे देश के लिए सीखने की एक प्रक्रिया, एक लर्निंग प्रोसेस भी थी। और सोर्स का जो विश्लेषण है वो हमें इस पर सोचने को भी मजबूर करता है कि इस तरह के बड़े जन आंदोलन जब बीच में रुकते हैं या किसी समझौते पर पहुंचते हैं, जैसे ये पैक्ट के साथ हुआ, तो क्या वो महज एक विराम, एक पॉज होते हैं, या फिर वो लोगों की चेतना को, उनकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को स्थायी रूप से बदल देते हैं? ये गहरा सवाल है। क्या ये ठहराव, ये ट्रूस जरूरी भी था ताकि लोग अपनी ऊर्जा को फिर से समेट सकें, अपनी रणनीति की कमियों को समझ सकें और अगली छलांग, अगली लड़ाई के लिए और बेहतर तैयारी कर सकें? ये सवाल आज भी प्रासंगिक है कि क्या हर बड़े संघर्ष में जीत की ओर बढ़ने के लिए ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉजेज, ऐसे रणनीतिक विराम जरूरी होते हैं? इस पर सोचना चाहिए। Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 22, Civil Disobedience 1930-1931 of India's Struggle of Independence by Bipin Chandra. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyavad, Jai Hind.